बिजनेस की दुनिया में हर इंसान का एक हाई सपना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। लेकिन आरव मल्होत्रा अलग था, बहुत अलग। उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो अमीर बनना हाई नहीं चाहता था। एक नॉर्मल सा लड़का, नॉर्मल सी जिंदगी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक ऐसा मौका उसके सामने आया जहां उसने सोचा कि बस थोड़ा सा लॉस होगा और सब खत्म हो जाएगा। पर किस्मत को शायद मजाक पसंद था। जितना आरव पैसा खोना चाहता था, उतना हाई पैसा उसके पास वापस आने लगा। लॉस प्रॉफिट बन गया, गलती सक्सेस बन गई, और देखते हाई देखते एक ऐसा सफर शुरू हुआ जहां मजबूरी में एक आम लड़का करोड़पति बनने वाला था। ये कहानी है आरव मल्होत्रा की मजबूरी का अमीर आरव। आप सुन रहे हैं फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड। लेटेस्ट एपिसोड्स के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। अध्याय 21, योजना और सुकून। क्या ये सारे प्रस्ताव तुमने खुद तैयार किए हैं? आरव ने फाइलों के पन्ने पलटे। सच तो ये था कि उसे गेमिंग की तकनीकी बातें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने वही सवाल पूछा जो उसके लिए सबसे जरूरी था। आकाश पहले भी कंपनी को घाटे में ले जाने वाली टीम का हिस्सा रह चुका था, तो अगर यह प्लान उसका है तो बर्बादी पक्की थी। जी आरव सर, आकाश ने घबराते हुए सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आया कि सर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इन तीनों में से जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे उसे चुन लो। आरव ने चैन की सांस ली और फाइलें वापस आकाश को थमा दी। आकाश की आंखें भर आईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बॉस उस पर इतना भरोसा कर रहे हैं। उसने तुरंत एक FPS शूटिंग गेम का प्रस्ताव चुना। उसने इस गेम में कई नए आइडिया डाले थे और उसे डर था कि कोई और कंपनी ऐसा गेम पहले न बना ले। सर, मैंने इसे चुना है, आप एक बार देख लीजिए। मैं नहीं देखूंगा, आरव ने लापरवाही से कहा। बस ये बताओ कि बजट कितना चाहिए। सर, शुरुआत के लिए 3 लाख लगेंगे, इसमें विज्ञापन का खर्चा शामिल नहीं है, आकाश ने डरते डरते कहा। उसे लगा शायद आरव मना कर देंगे। सिर्फ 3 लाख? आरव ने सोचा, मैं तुम्हें 5 लाख का बजट देता हूँ। इस गेम को अच्छे से बनाना, आरव ने जोर देकर कहा। पैसा उड़ाने का ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। आकाश बुद्ध बनकर खड़ा रह गया, फिर उसने झुककर प्रणाम किया। शुक्रिया सर, मैं दिन रात एक कर दूंगा ताकि कंपनी को मुनाफा हो। आरव मन ही मन मुस्कुराया। बेटा, तू जितनी मेहनत करेगा कंपनी उतना ही डूबेगी, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। इस विजिट ने आरव के 5 लाख और ठिकाने लगा दिए। अब सिस्टम फंड में सिर्फ 12 लाख बचे थे। हॉस्टल और सैलरी का गणित। आरव ने हिसाब लगाया, हॉस्टल के रेनोवेशन में करीब 8 लाख लगेंगे। फिर बचेंगे 4 लाख। अगले हफ्ते कर्मचारियों की दूसरी सैलरी देनी है और एक शानदार पार्टी भी करनी है। वाह, इस बार तो पैसा उड़ाना मक्खन जैसा आसान है। आरव खुशी खुशी कैंगक्सू गेम्स से बाहर निकला। यूनिवर्सिटी हॉस्टल में गपशप। रात के वक्त अक्षरा अपनी पार्ट टाइम जॉब खत्म करके लौटी। तो क्या आज तूने ड्रामे वाली वो सब चीजें की? साक्षी ने मजे लेते हुए पूछा। सिर्फ आधी चीजें ही हो पाईं, अक्षरा ने कुर्सी पर धंसते हुए कहा। बाकी आधी मुमकिन नहीं थी, जैसे बॉस की टाई ठीक करना। आरव सर तो हमेशा स्पोर्ट्सवेयर कैजुअल्स पहनते हैं, टाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बॉस का रिएक्शन क्या था? साक्षी ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए पूछा। उसे लगा था कि शायद कोई फिल्मी रोमांस शुरू होगा। कोई खास रिएक्शन नहीं, वो बस थोड़े हैरान थे। साक्षी का मुंह उतर गया। बस इतना ही, चेहरे पर तो कुछ नहीं दिखा, पर उन्होंने फिर से मेरी सैलरी बढ़ा दी। अक्षरा ने धीरे से बताया। क्या फिर से? अब कितनी? साक्षी के होश उड़ गए। 2000 और अब मेरी सैलरी 10,000 रुपये हो गई है। साक्षी की बोलती बंद हो गई। एक महीने के अंदर 6,000 से 10,000। तेरा बॉस कंपनी नहीं चला रहा, वो तो दान पुण्य कर रहा है। कौन सा मालिक ऐसे पागलों की तरह सैलरी बाता है? अगली सुबह सजा या कसरत। अगले दिन सुबह सुबह आरव ऑफिस पहुंच गया। आज उसे उन होशियार कर्मचारियों को सजा देनी थी जिनकी वजह से पिछली बार उसे मुनाफा हो गया था। नहीं, सजा नहीं, कसरत। कर्मचारी फिट रहेंगे तभी तो ज्यादा मेहनत घाटा करेंगे। लाइन में खड़े हो जाओ। आदित्य लाइन के आगे खड़ा सबको निर्देश दे रहा था। आदित्य वही बंदा था जिसकी ओवर परफॉर्मेंस की वजह से आरव का पिछला सेटलमेंट बिगड़ गया था। आरव को उसे मैनेजर बनाने का गहरा अफसोस था, पर अब बिना वजह उसे निकाल भी नहीं सकता था। लेकिन सजा यानी कसरत तो सबको मिलेगी। सर, सभी कर्मचारी तैयार हैं, आदित्य ने दौड़कर रिपोर्ट दी। आरव ने लाइन देखी। उसकी नज़र उन खास लोगों पर थी जिन्होंने पिछली बार उसे धोखा दिया था। वह मुस्कुराया। बेटा आदित्य, रामलाल और बाकी सब, अब तुम्हारी चर्बी पिघलाने का वक्त आ गया है। सभी कर्मचारी आरव की ओर उत्सुकता से देख रहे थे, जो लाइन के सबसे आगे खड़ा था। सब सोच रहे थे कि आज क्या होने वाला है। विवेक भाई, आरव सर क्या करने वाले हैं? नए सेल्समैन सुमित ने विवेक से धीरे से पूछा। विवेक ने भी उलझन में सिर हिलाया।
उसे बस इतना पता था कि सबको बुलाया गया है। पता नहीं, पर शायद वर्कशॉप से जुड़ा कुछ होगा। हमें क्या, बाद में क्लाइंट से मिलने जाना है, सैंपल साथ ले जाना मत भूलना। तभी आरव की आवाज़ गूंजी। आज मुझे एक जरूरी घोषणा करनी है। पिछले कुछ दिनों से मैंने गौर किया है कि आप सबकी शारीरिक स्थिति बहुत खराब है, जो कि एक खतरनाक संकेत है। स्वस्थ शरीर ही सफलता की पूंजी है। आरव की नज़र एक एक करके आदित्य, रामलाल और विवेक पर टिकी। उसके होंठों पर एक शरारती मुस्कान थी। इसलिए आज से कंपनी में मॉर्निंग एक्सरसाइज सिस्टम लागू होगा। सबको रोजाना आधे घंटे की दौड़ लगानी होगी। हालांकि काम की थकान को देखते हुए हफ्ते में 3 दिन काफ़ी हैं। लेकिन मैं कुछ पेसेटर्स, आदर्श धावक चुनूंगा जिन्हें रोजाना दौड़ना होगा। आरव थोड़ा रुका। कर्मचारी आपस में फुसफुसाने लगे कि आखिर वो बलि के बकरे कौन होंगे। पेसेटर्स के नाम हैं आदित्य, विवेक और रामलाल। जैसे ही ये नाम लिए गए, बाकी भीड़ ने राहत की सांस ली, लेकिन सबकी नज़रें इन तीनों पर जा टिकीं। चेहरों पर हल्की सी मजे लेने वाली मुस्कान थी। आरव सर, मैं नहीं दौड़ सकता। रामलाल ने कांपते हुए हाथ उठाया। तुम नहीं दौड़ सकते, इसीलिए तो तुम्हें दौड़ना है। मेहनत करोगे तभी तो शरीर स्वस्थ होगा, आरव ने प्यार से समझाया। आरव ने मन ही मन सोचा, बेटा, मुझे चूना लगाने और पार्टी में पिलाने का हर्जाना तो भरना ही पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। वर्कशॉप के 10 चक्कर, बदले की दौड़। सबने बेमन से दौड़ना शुरू किया। आदित्य और रामलाल मजबूरी में सबसे आगे थे। विवेक, तुम क्यों खड़े हो? आरव ने देखा कि विवेक अभी भी वहीं खड़ा है। सर, मुझे तो क्लाइंट से मिलने जाना है, विवेक ने मक्खन लगाने वाली आवाज में कहा। आरव की आंखें संकुचित हुईं। क्लाइंट्स? तुम्हें क्लाइंट्स के पास जाने दूंगा तो तुम फिर कोई बड़ा ऑर्डर ले आओगे? बिल्कुल नहीं विवेक, धंधा तो कभी भी हो जाएगा, पर सेहत दोबारा नहीं मिलेगी। जाओ, भागो, आरव ने सख्ती से कहा। विवेक हार मानकर दौड़ पड़ा। उसने सोचा, बॉस कितने महान हैं, बिजनेस छोड़कर हमारी सेहत की फिक्र कर रहे हैं। अक्षरा ने पास आकर कहा, सर, चूंकि ये कंपनी की एक्टिविटी है तो मैं भी दौड़ूंगी। मर्जी है तुम्हारी, आरव ने कहा। उसे लगा अक्षरा शायद एक चक्कर भी पूरा न कर पाए, क्योंकि 10 चक्कर का मतलब था कम से कम 2 किलोमीटर। पर अक्षरा ने उसे चौंका दिया। वह अपनी पार्ट टाइम जॉब्स के चक्कर में भागने की आदी थी और वह लड़कों से भी बेहतर दौड़ रही थी। पसीना, थकान और शानदार विचार। 3 चक्कर बाद ही रामलाल की हालत खराब हो गई। वह पसीने से तरबतर था और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। आदित्य भाई, मैं और नहीं भाग सकता। रामलाल, अभी तो सिर्फ तीसरा चक्कर है। आदित्य खुद हौंफ रहा था। रामलाल रुक गया और अपनी कमर पकड़ ली। वह घिसते हुए आरव के पास आया। सर, बस अब और नहीं होगा। आरव को अंदर ही अंदर बहुत सुकून मिल रहा था, पर उसने चेहरा गंभीर बनाए रखा। कोई बात नहीं, दौड़ नहीं सकते तो पैदल चलो, पर 10 चक्कर पूरे करने होंगे। पर सर, कैंटीन का काम। कैंटीन की फिक्र छोड़ो, सेहत जरूरी है। चलो, पैदल चलो, आरव ने उसकी पीठ थपथपाए। धीरे धीरे बाकी कर्मचारी भी हार मानने लगे और पैदल चलने लगे। आरव ने सोचा, ये तो बहुत अच्छा है। अगले महीने एम्प्लॉय स्पोर्ट्स मीट रखवाता हूँ। महंगे मोबाइल, लैपटॉप और आईपैड्स इनाम में दूंगा। आयोजन का खर्चा, वेन्यू का किराया, लाखों उड़ाने का एक और रास्ता मिल गया। कार्यक्षमता में गिरावट, आरव की जीत। विवेक पसीने में भीगा हुआ वापस आया। सर, सब थक चुके हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, वरना बाद में काम करने की हिम्मत नहीं बचेगी और कार्यक्षमता एफिशिएंसी गिर जाएगी। कार्यक्षमता गिर जाएगी, आरव की आंखें चमक उठीं। यही तो मैं चाहता हूँ। लोग थकेंगे, काम कम होगा, कपड़े कम बनेंगे और बिक्री कम होगी। मुनाफा अपने आप गिर जाएगा। आरव ने जोश में आकर कहा, विवेक, थकना मना है। देखो अक्षरा को, वो लड़की होकर भी दौड़ रही है। तुम सबको शर्म आनी चाहिए। दौड़ते रहो। और हाँ, आरव ने गला साफ किया और दूर खड़ी भीड़ को देखते हुए चिल्लाया ताकि सब सुन सकें, जो इस महीने सबसे फिट रहेगा उसे कंपनी की तरफ से एक भारी सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। क्या आरव का स्पोर्ट्स मीट वाला आइडिया सिस्टम फंड को खाली कर पाएगा? और जब रामलाल और विवेक को पता चलेगा कि उनका सरप्राइज गिफ्ट क्या है, तो क्या वो आरव को माफ कर पाएंगे? अध्याय 22, एक और इनाम का झटका। सब लोग दौड़ते रहो। दौड़ने से शरीर मजबूत होता है और इसका कोई नुकसान नहीं है। साथ ही कंपनी भविष्य में एक स्पोर्ट्स मीट आयोजित करेगी और जो कर्मचारी इसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें शानदार इनाम मिलेंगे, जैसे महंगे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और अन्य घरेलू उपकरण। आरव ने ऊंची आवाज में घोषणा की। इनामों का नाम सुनते ही कर्मचारियों की सारी थकान हवा हो गई। सबने दांत भींच लिए और जोश के साथ दौड़ना जारी रखा। विवेक ने जब ये सुना तो वह समझ गया कि अब बहस करने का कोई फायदा नहीं है और वह भी चुपचाप दौड़ने वाली टोली में शामिल हो गया। 9.3 लाख का भारी भरकम बजट। उधर डेकोरेशन कंपनी में कबीर आर्यन के पास पहुंचा। क्या हुआ आर्यन?
डिज़ाइन और बजट तैयार है। जी भाई, हो गया, आर्यन ने थकी हुई आवाज़ में कहा। उसने रात भर जागकर यह प्लान तैयार किया था। कबीर ने झुककर लैपटॉप की स्क्रीन देखी। डिज़ाइन तो ठीक था, पर जैसे ही उसकी नज़र कुल बजट पर पड़ी, वह सन्न रह गया। 9,30,000 रुपये। एक स्टाफ हॉस्टल के रेनोवेशन के लिए 9.3 लाख का बजट। कबीर ने गौर किया कि आर्यन ने सबसे महंगे और पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल किया था और गैजेट्स भी टॉप ब्रांड्स के थे। बजट में कोई हेराफेरी नहीं थी, बस क्वालिटी बहुत ज़्यादा ऊंची थी। आर्यन, प्लान तो अच्छा है, पर क्या क्लाइंट इतने भारी बजट के लिए तैयार होगा? कबीर को शक था। सर ने कहा था कि सिर्फ बड़े ब्रांड्स ही इस्तेमाल होने चाहिए, आर्यन ने मासूमियत से जवाब दिया। कबीर ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। उसने सोचा कि अगर यह ऑर्डर मिल गया तो आर्यन का कमीशन ही उसकी कई महीनों की कमाई के बराबर होगा। उसने मन ही मन आह भरी, भाई की तरक्की देखकर खुशी तो होती है, पर उसकी तरक्की अपनी हार जैसी क्यों लगती है? आरव का सुकून और नई चिंता। ऑफिस में आरव अक्षरा की बनाई कॉफ़ी पी रहा था। विवेक और बाकी सबको पसीने में लथपथ देखकर उसका मूड बहुत अच्छा था। लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी। विवेक इतना थकने के बाद भी नहा धोकर फिर से क्लाइंट से मिलने निकल गया था। ये बंदा मुझे चैन से बैठने नहीं देगा। अगर विवेक इसी तरह मेहनत करता रहा तो वर्कशॉप के कपड़ों की क्वालिटी देखते हुए ऑर्डर्स की बाधा आ जाएगी। मुझे कोई ऐसा बहाना ढूंढना होगा जिससे विवेक सेल्स का काम बंद कर दे और सिस्टम को भी कोई आपत्ति न हो। आरव ने गहराई से सोचना शुरू किया। तभी अक्षरा अंदर आए। आरव सर, रेनोवेशन कंपनी का प्लान आ गया है। मैंने प्रिंट निकाल लिया है। इतनी जल्दी? आरव ने प्लान खोला। डिज़ाइन बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने मांगा था। फिर उसने सीधे बजट वाला पन्ना पलटा। 9,30,000 रुपये। आरव ने संतुष्टि से सिर हिलाया। आर्यन ने उसे निराश नहीं किया था, बजट उसकी उम्मीद से भी कुछ हजार ज़्यादा ही था। शानदार। अब इस 9.3 लाख के भुगतान के बाद सिस्टम फंड में 3 लाख से भी कम बचेंगे। बाकी पैसे अगले महीने की सैलरी में निकल जाएंगे। इस बार तो जीत पक्की है। अक्षरा, ये प्लान बिल्कुल सही है। उन्हें बोल दो कि काम शुरू करें और रेनोवेशन की पूरी फीस एक बार में फुल पेमेंट जमा कर दी जाएगी। आरव ने फाइल वापस करते हुए कहा। अक्षरा हैरान थी। 9.3 लाख का बजट और आरव सुने पलक झपकाए बिना हाँ कह दिया। और वो भी एडवांस फुल पेमेंट। हैरानी और कामयाबी। डेकोरेशन ऑफिस में आर्यन बेचैनी से बैठा था। कबीर उसे सांत्वना दे रहा था, इतनी जल्दी जवाब नहीं आएगा आर्यन। ऐसी कंपनियां फैसला लेने में समय लेती हैं। कल तक का इंतजार करो। जैसे ही कबीर ने उसे शाम को साथ में क्रिकेट खेलने चलने को कहा, आर्यन के कंप्यूटर पर ईमेल की लाइट जली। यह अक्षरा का मेल था। कबीर भाई, जवाब आ गया। आर्यन ने घबराते हुए कहा। क्या, इतनी जल्दी? पक्का रिजेक्ट कर दिया होगा, कबीर ने सोचा। उसके अनुभव के अनुसार इतनी जल्दी जवाब का मतलब होता है आपका बजट बहुत ज़्यादा है, हमें नहीं चाहिए। आर्यन ने कांपते हाथों से मेल खोला। कबीर भी पीछे खड़ा होकर पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो मेल पते गए, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका जवाब आ गया है। प्लान पास हो गया है और रेनोवेशन की पूरी फीस कुछ ही देर में कंपनी के खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके काम शुरू करें। आर्यन ने राहत की सांस लेते हुए तेजी से कहा। उन्होंने मान लिया। कबीर सन रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह झुककर कंप्यूटर की स्क्रीन को घूरने लगा। ईमेल देखने के बाद कबीर को लगा कि उसका बरसों का अनुभव आर्यन के सामने बेकार है। हालांकि वह अपने जूनियर के लिए खुश भी था। एक नवागंतुक न्यूकमर के लिए 9.3 लाख का ऑर्डर लाना कोई छोटी बात नहीं थी। इसका कमीशन ही मोटा बैठने वाला था। मान गए उस्ताद, इस महीने तो कबीर भाई को पार्टी देनी पड़ेगी। कबीर ने हंसते हुए आर्यन का कंधा थपथपाया। बिल्कुल भाई, आपके बिना तो ये मुमकिन ही नहीं था, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। सुपरवाइजर की हैरानी। तभी दरवाजे पर एक भारी आवाज गूंजी। क्या बात है, ऑफिस खत्म होने का समय हो गया है और तुम लोग इतने खुश दिख रहे हो? दोनों ने मुड़कर देखा। सुपरवाइजर अविनाश खड़े थे। सर, गारमेंट फैक्ट्री के हॉस्टल का प्लान फाइनल हो गया है और पेमेंट भी आने वाली है, आर्यन ने बताया। अविनाश ने माथा सिकोड़ा। नियम के अनुसार प्लान क्लाइंट को भेजने से पहले उन्हें दिखाना चाहिए था, पर आर्यन नया था इसलिए उन्होंने ज़्यादा नहीं कहा। फाइनल हो गया, अच्छी बात है, पर अगली बार पहले मुझे इन्फॉर्म करना। जी सर, गलती हो गई, आर्यन ने शालीनता से कहा। अविनाश का गुस्सा शांत हो गया। वैसे बजट कितना तय हुआ? जी, 9,30,000। कितना? अविनाश उछल पड़े। अगर मुझे सही याद है तो वो बस कर्मचारियों का हॉस्टल था ना? जी सर, हॉस्टल ही है, आर्यन ने सिर हिलाया। कबीर बगल में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे तसल्ली हुई कि वह अकेला नहीं है जिसे ये बजट पागलपन लगा था। कबीर ने आगे बका समझाया कि कैसे आरव मल्होत्रा ने खुद हर चीज़ टॉप ब्रांड की मांगी है। मैंने अपने करियर में आज तक ऐसा मालिक नहीं देखा जो कर्मचारियों के हॉस्टल पर इतना पैसा लुटाए।
खैर आर्यन, इस ऑर्डर के साथ तुम इस तिमाही क्वार्टर के साल्स चैंपियन की रेस में सबसे आगे हो। शानदार काम। अविनाश गदगद होकर वहां से चले गए। आरव का मास्टर स्ट्रोक, 0 42। कुछ दिनों बाद आरव के ऑफिस में। आरव सर, क्या मेरी सैलरी में कुछ गड़बड़ हुई है? इसमें 2000 रुपये ज़्यादा क्यों हैं? अक्षरा ने उलझन में पूछा। उसकी सैलरी 10,000 तय हुई थी, पर टैक्स और बीमा कटने के बाद भी उसके हाथ में 12,000 से ज़्यादा आ रहे थे। उसने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से पूछा तो उन्होंने कहा कि बॉस ने यही अमाउंट लिखवाया है। आरव ने फाइल से नज़र उठाई। ओह, वो 2000 तुम्हारा इस महीने का स्पेशल बोनस है। मैंने तुम्हें बताया नहीं था, सीधा अकाउंट्स को बोल दिया। बोनस? पर मैंने ऐसा क्या खास किया? क्या तुमने कोई गलती की? नहीं ना, अगर काम में कोई कमी नहीं है तो क्या इनाम नहीं मिलना चाहिए? और सिर्फ तुम नहीं, बहुत से लोगों को बोनस मिला है। इसमें हैरान होने की बात नहीं है, आरव ने पलटवार किया। आरव ने असल बात नहीं बताई कि सिस्टम फंड में करीब 20,000 रुपये बच रहे थे। उसने बहुत सोचा कि इसे कहाँ फेंके और अंत में उसे बोनस के रूप में बांट दिया। अब सिस्टम फंड में मात्र कुछ दहाई टेंस रुपये बचे थे। आरव ने कुर्सी पर पीछे झुककर चैन की सांस ली। मजा आ गया, सारा पैसा ठिकाने लग गया। अब सेटलमेंट में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। अगर सब कुछ ऐसे ही रहा तो इस बार के 40 लाख 4 मिलियन सीधे मेरी जेब में होंगे। बदले की आग, गेमिंग मोड ऑन। पैसे खर्च करने का काम खत्म होते ही आरव खाली हो गया। तभी उसे उस महाभारत ऑनलाइन गेम की याद आई जिसमें एक रईस खिलाड़ी ने उसे बुरी तरह हराया था। अब तो वह उस गेम बनाने वाली कंपनी का मालिक था। उसने तुरंत कैंगक्सू गेम्स के आकाश को फ़ोन घुमाया। आकाश, मुझे उस गेम का एक इंटरनल अकाउंट चाहिए। सारे हथियार, सारी शक्तियां और अनलिमिटेड गोल्ड होना चाहिए। आरव की आंखों में बदले की चमक थी। पिछली बार मुझे मारा था ना, अब देखता हूं कौन सा अमीर खिलाड़ी मेरे एडमिन अकाउंट के सामने टिकता है। क्या आरव एडमिन अकाउंट के साथ उस खिलाड़ी को हरा पाएगा, या फिर गेमिंग कंपनी का मालिक बनने के बाद भी उसकी किस्मत उसे धोखा देगी? अध्याय 23, घाटे वाला गेम। उसे तो और घाटे में रहना चाहिए। आरव सर, आपने याद किया। आकाश ने घबराते हुए फ़ोन उठाया। उसके मन में डर था कि कहीं आरव को महाभारत ऑनलाइन के घाटे के बारे में पता तो नहीं चल गया। वह तो सब बंद करने की तैयारी कर रहा था। आकाश, ये महाभारत ऑनलाइन गेम अपनी ही कंपनी का है ना? आरव ने पूछा। जी सर, पर यह गेम काफ़ी समय से घाटे में चल रहा है, इसलिए मैं इसे बंद करने की सोच रहा हूँ। बंद? क्यों बंद करना है? आरव ने झट से टोका। आरव ने मन ही मन सोचा, इतना शानदार गेम जो पैसे डुबो रहा है, उसे बंद करने की हिम्मत कैसे हुई? शुक्र है मैंने फ़ोन कर लिया, वरना इतना बड़ा लॉस हाथ से निकल जाता। सर, कंपनी ने इसे सुधारने की बहुत कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसे चालू रखना मतलब और पैसा बर्बाद करना है, आकाश ने समझाया। आरव ने तुरंत एक परोपकारी बहाना बनाया। आकाश, छोटी सोच मत रखो। जो लोग अभी भी ये गेम खेल रहे हैं, उनका क्या? जिन्होंने पैसा खर्च किया है, उनका दिल टूट जाएगा। हमारी कंपनी की साख रेप्यूटेशन का क्या होगा? अगर हम घाटे की वजह से गेम बंद करेंगे तो लोग हमारे अगले गेम्स पर भरोसा कैसे करेंगे? आरव का असली मकसद साफ था, जितना ज़्यादा घाटा उतना ज़्यादा पर्सनल प्रॉफिट। तो हम इसे बंद नहीं कर रहे? आकाश उलझन में था। बिल्कुल नहीं। और सुनो, मुझे इस गेम का एक इंटरनल एडमिन अकाउंट दे दो, जिसमें सबसे शक्तिशाली हथियार और दिव्य कवच डिवाइन गियर हों। मैनेजमेंट की उलझन। फ़ोन रखने के बाद आकाश ने अपने असिस्टेंट विजय को बुलाया। विजय, महाभारत के 2 एडमिन अकाउंट तैयार करो, फुल पावर के साथ। पर भाई, हम तो सब बंद करने वाले थे ना? विजय हैरान था। प्लान बदल गया है। आरव सर ने मना किया है। वो खुद गेम को अनुभव करना चाहते हैं, आकाश ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा। वो कंपनी के मुनाफे से ज़्यादा कंपनी की इज्जत की फिक्र कर रहे हैं। क्या विजन है सर का? विजय को शक था। भाई, हम प्रोफेशनल्स इस गेम को नहीं बचा पाए, क्या सर कर पाएंगे? पता नहीं, पर बिना किसी बड़े प्लान के वो अकाउंट नहीं मांगते। शायद वो गेम खेलकर कमियां ढूंढना चाहते हों। आकाश को क्या पता था कि उसका बॉस सिर्फ अपना पुराना बदला लेने के लिए बेताब है। बदले का रंग क्षेत्र। आरव ने गेम डाउनलोड किया और एडमिन अकाउंट से लॉगिन किया। चमचमाते हथियारों और अभेद्य कवच को देखकर वह मुस्कुराया। अब देखते हैं कौन माई का लाल मुझे हराता है। वह सीधे उस इलाके में पहुंचा जहां पिछली बार उसे एक रईस खिलाड़ी ने एक झटके में ढेर कर दिया था। वो खिलाड़ी तो वहां नहीं मिला, तो आरव ने वहां के राक्षसों मॉन्स्टर्स को मारना शुरू किया। एडमिन अकाउंट की ताकत ऐसी थी कि बड़े बड़े दानव एक ही वार में धूल चाट रहे थे। एक और शिकारी का सामना। उसी वक्त एक किराए के कमरे में बैठा राहुल बोर हो रहा था। धत्तेरे की, इस गेम में तो कोई बचा ही नहीं। लगता है सब बंद होने वाला है। तभी उसकी नज़र दूर खड़े एक खिलाड़ी पर पड़ी जिसका नाम था बर्फ का गिरना।
ये कौन है? हमारे कबीले गिल्ड का तो नहीं लग रहा, पर हथियार तक दे दिख रहे हैं। चलो इसे मारकर थोड़ा मजा लेते हैं। राहुल ने हमला कर दिया। आरव अपने मजे में था कि अचानक उस पर एक हमला हुआ। लेकिन इस बार आरव के पास एडमिन कवच था। उसकी सेहत हेल्थ बार पर खरोंच तक नहीं आई। आरव की आंखों में गुस्सा चमक उठा। एक और शिकार करने वाला आ गया। रुको बेटा, तुम्हें बताता हूँ। आरव ने अपने कैरेक्टर को बिजली की रफ्तार से राहुल की ओर दौड़ाया। राहुल के होश उड़ गए। अरे बाप रे, मेरा सबसे पावरफुल हमला और इसकी सिर्फ 1% हेल्थ गिरी। ये तो टू हाफ गे से भी बड़ा खिलाड़ी निकला। मैं गलत जगह पंगा ले लिया। राहुल ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, पर आरव ने उसे एक अंधेरी गली में घेर लिया। राहुल ने कांपते हाथों से चैट बॉक्स में टाइप किया, भाई गलती हो गई, ये तो बस एक गलतफहमी थी। आरव ने राहुल की दया की भीख वाले मैसेज को देखा और एक ठंडी मुस्कान दी। बड़ी मुश्किल से तो एक हाथ लगा है, इसे ऐसे कैसे जाने दूं। बिना देर किए आरव ने हमला किया और राहुल की हेल्थ आधी कर दी। राहुल ने जब देखा कि सामने वाला रहम करने के मूड में नहीं है, तो उसने अपना आखिरी पत्ता फेंका। भाई, मैं तूफान गिल्ड का मेंबर हूँ। तुम्हारे पास अच्छे हथियार हैं, तूफान भाई को तो जानते ही होगे। आरव हमला करने ही वाला था कि तूफान भाई का नाम सुनकर रुक गया। उसे याद आया कि जिस खिलाड़ी ने उसे मारकर मजाक उड़ाया था, उसकी आईडी अपन ही भगवान है थी। आरव ने टाइप किया, जिस तूफान भाई की तुम बात कर रहे हो, क्या उसकी आईडी अपन ही भगवान है? जवाब आया, हाँ भाई वही। अब तो हम दोस्त हुए ना, मैं उन्हीं की गिल्ड से हूँ। दोस्त? आरव के चेहरे पर शैतानी चमक आ गई। अपने उस भगवान से कहना कि अब जंगल विल्डरनेस में दिखना बंद कर दे, वरना जहाँ दिखेगा वहीं गाड़ दूंगा। मैसेज भेजते ही आरव ने राहुल के कैरेक्टर को ढेर कर दिया। उसे यकीन था कि यह चुनौती मिलते ही तूफान भाई जरूर बाहर आएगा। चुनौती स्वीकार है। एक शानदार विला में अमन अपने बेड पर लेटा फोन पर बात कर रहा था। अमन भाई, मुझे महाभारत गेम में किसी ने मार दिया। मैंने आपका नाम लिया तो उसने और बुरी तरह मारा। उसने कहा है कि आप अब गेम में ना आए, वरना वो आपको चुन चुन कर मारेगा। राहुल ने फोन पर रोते हुए कहा। अमन की नींद उड़ गई। इतनी हिम्मत? कौन है वो? आईडी तो नई है, बर्फ का गिरना, पर उसके पास भी आपकी तरह दिव्य हथियार डिवाइन गियर हैं। अमन मुस्कुराया। उसे लगा कोई पुराना दुश्मन नया अकाउंट लेकर आया है। ठीक है, गिल्ड के लड़कों को बोल दो, कल जंगल में मिलेंगे। एडमिन अकाउंट हो या कुछ भी, उसे मजा चखाकर ही मैं ये गेम इंस्टॉल करूंगा। सेल्स ऑफिस में खुशियां। उधर गारमेंट फैक्ट्री के सेल्स ऑफिस में नए लड़के सुमित ने फोन रखा और खुशी से चिल्लाया, विवेक भाई, मुझे 1 लाख रुपए का ऑर्डर मिला है। विवेक ने उसे समझाया, बधाई हो, पर पेमेंट की बात पहले ही कर लेना, वरना बाद में चक्कर काटने पड़ेंगे। विवेक मन ही मन आरव सर की तारीफ कर रहा था। टॉप क्वालिटी के कपड़े और पुरानी कीमतें, इतने अच्छे ऑफर के साथ तो कोई भी ऑर्डर ले आता। विवेक खुद भी एक 5 लाख के बड़े ऑर्डर के पीछे था। उसे लगा कि आज वह इसे फाइनल कर लेगा। अक्षरा की गलतफहमी। अगली सुबह अक्षरा कॉफी लेकर आरव के केबिन में आए। उसने देखा कि आरव सर पूरी एकाग्रता से कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहे हैं। सर फिर से वही गेम खेल रहे हैं, महाभारत ऑनलाइन। अक्षरा को याद आया कि यह गेम आरव की नई खरीदी हुई कंपनी कैंगक्सू गेम्स का है। उसने मन ही मन सोचा, आरव सर कितने समर्पित हैं। कंपनी का गेम घाटे में है, इसलिए वो खुद इसे खेलकर इसकी कमियां ढूंढ रहे हैं ताकि इसे सुधार सकें। मुझे भी सर की तरह कड़ी मेहनत करनी होगी। वह चुपचाप अपनी मेज पर जाकर काम में जुट गई। उसे क्या पता था कि उसका समर्पित बॉस कमियां नहीं, बल्कि अपना बदला ढूंढ रहा है। जंगल में महासंग्राम। आरव ने जैसे ही जंगल में कदम रखा, उसे माहौल बदला हुआ लगा। वहां आम दिनों से ज्यादा भीड़ थी। तभी उसे गिल्ड चैट में हलचल दिखी। कुछ लोग दूर से उसका पीछा कर रहे थे। आरव समझ गया कि जाल बिछाया जा चुका है। वह वहीं रुक गया। तभी खिलाड़ियों का एक झुंड वहां पहुंचा। सबसे आगे वही आईडी थी जिसे आरव ढूंढ रहा था, अपन ही भगवान है। आरव ने कीबोर्ड पर उंगलियां जमा लीं। आखिरकार अब हिसाब बराबर होगा। क्या आरव अकेले पूरी तूफान गिल्ड को हरा पाएगा, या फिर अमन तूफान भाई अपनी टीम के साथ आरव को दोबारा धूल चटा देगा? अध्याय 24। विवेक। आरव सर, एक खुशखबरी है। भाई, मेरे छोटे को तूने ही मारा था। आरव को सीधे एक प्राइवेट चैट रूम में खींच लिया गया, जहां उस अमीर खिलाड़ी ने तुरंत सवाल दागा। आरव ने भी कोई संकोच नहीं किया और 2 शब्दों में जवाब दिया, बिल्कुल, हिम्मत तो है तुझमें। अब मैं तुझे तब तक मारूंगा जब तक तू हार न मान ले। मैंने पहले भी एडमिन लेवल के दिव्य हथियारों वाले अकाउंट्स को धूल चटाई है। चैट रूम बंद हो गया और दूसरी तरफ से हमलों की बौछार शुरू हो गई। आरव पहले तो बेफिक्र था, उसके एडमिन अकाउंट पर हमलों का असर बहुत कम हो रहा था। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि मामला गड़बड़ है। सामने वाली टीम में सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई खिलाड़ियों के पास दिव्य हथियार थे।
आरव ने पलटवार करने की कोशिश की, पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वह समझ ही नहीं पाया कि असली हमलावर कहाँ छिपे हैं। बदले का नया मास्टर प्लान। थोड़ी देर बाद आरव की कंप्यूटर स्क्रीन फिर से ग्रे ग्रे हो गई। वह हार चुका था और सामने वाला खिलाड़ी उसे प्राइवेट चैट में चिढ़ा रहा था। आरव ने सोचा, सिर्फ एक एडमिन अकाउंट काफ़ी नहीं है, क्या मुझे और अकाउंट्स लेने चाहिए? पर खेलूंगा किसके साथ? कर्मचारियों को खिलाया तो सिस्टम नियम उल्लंघन का लाल झंडा दिखा देगा। तभी आरव के दिमाग की बत्ती जली। अगर मैं लोग नहीं बढ़ा सकता तो हथियारों की ताकत तो बढ़ा सकता हूँ। उसने तुरंत आकाश को फ़ोन किया। आकाश, महाभारत ऑनलाइन में नए हथियारों का अपडेट आए हुए काफ़ी समय हो गया है ना? जी सर, पिछला बॉस तो घाटे की वजह से अपडेट्स देना बंद कर चुका था। अभी हमारी पूरी टीम नए गेम पर काम कर रही है। अगर हम इस पुराने गेम के लिए नए हथियार बनाएंगे तो नए गेम का काम रुक जाएगा और कंपनी को और घाटा होगा, आकाश ने ईमानदारी से समझाया। आरव तो खुशी से फूला नहीं समाया। वाह, नया अपडेट बनाने में पैसा भी खर्च होगा, नए गेम का काम भी रुकेगा, यानी और देरी और घाटा, और मुझे मेरा बदला भी मिल जाएगा। एक तीर से तीन शिकार, आरव ने जोर देकर कहा। नहीं, खिलाड़ियों का उत्साह बनाए रखने के लिए नया अपडेट जरूरी है। एक ऐसा सेट बनाओ जिसके स्टैट्स पिछले सभी हथियारों से कई गुना ज़्यादा हों। लुक्स अपीयरेंस की चिंता मत करो, बस पावर बेमिसाल होनी चाहिए। कितना समय लगेगा? सर, अगर डिज़ाइन पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी तो 1 हफ्ता लगेगा, आकाश ने जवाब दिया। ठीक है, 1 हफ्ता ही सही। आरव ने फ़ोन रखा और गेम में आखिरी मैसेज टाइप किया, काम आ गया है। दम है तो 7 दिन बाद यहीं मिलना, फिर हिसाब करेंगे। फैक्ट्री से बुरी खबर। दोपहर के वक्त आरव ऑफिस में आराम कर रहा था कि तभी विवेक मुस्कुराते हुए केबिन में दाखिल हुआ। विवेक की मुस्कुराहट देखते ही आरव का दिल बैठ गया। ये गद्दार फिर कोई मुसीबत मुनाफा लेकर आया है क्या? आरव सर, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, विवेक ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। आरव को बेचैनी होने लगी। क्या खुशखबरी है? हमारा नया सेल्समैन सुमित एक ऑर्डर ले आया है। आरव ने ठंडी सांस भरी। वह सेल्समैन को काम करने से रोक नहीं सकता था। कितने का ऑर्डर है? अभी तो छोटा ही है सर, सिर्फ 1 लाख रुपए का। पर ये तो बस शुरुआत है। आरव को थोड़ी तसल्ली हुई। सिर्फ 1 लाख? चलो ठीक है, इसे तो मैं कहीं भी छोटा मोटा खर्चा दिखाकर उड़ा दूंगा। लेकिन विवेक अभी रुका नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थीं। सर, सुमित वाली बात तो छोटी है, एक और इससे भी बड़ी खुशखबरी है। आरव का दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। विवेक के चेहरे की रौनक बता रही थी कि आरव के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी असल में बहुत बुरी खबर होने वाली थी। हे सर, वो गलती से एक और बड़ा ऑर्डर हाथ लग गया, विवेक ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शर्मीली मुस्कान थी। कितने का? आरव के मन में बेचैनी और बढ़ गई। ज़्यादा नहीं सर, बस 10 लाख का ऑर्डर है। कितना? आरव को लगा शायद उसके कान बज रहे हैं। 10 लाख? क्लाइंट कल कंपनी के खाते में 60% एडवांस भेज देगा और बाकी 40% काम आधा होने पर, विवेक ने आरव के सन चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए बताया। सर, हैरान मत होइए, ये सब आपकी वजह से है। हमारी फैक्ट्री का फैब्रिक बाकी फैक्ट्रियों से कहीं बेहतर है। जब रेट बराबर है तो ग्राहक हमें ही चुनेगा ना। ये सब आपकी दूरदर्शिता का नतीजा है। आरव ने ठंडी सांस ली। तो यह मेरी गलती है। मैंने अच्छे कपड़े इस्तेमाल करने का फैसला किया, इसलिए ऑर्डर आ रहे हैं। उसने विवेक को जाने का इशारा किया और अपना सिर पकड़ लिया। वह तो विवेक को सल्स से रोकना चाहता था, पर यहाँ तो दांव उल्टा पड़ गया। विवेक का इलाज और आरव का मास्टर प्लान। विवेक की सल्स करने की काबिलियत आरव के लिए खतरा बन चुकी थी। उसे इस खतरनाक बंदे को सल्स डिपार्टमेंट से हटाना ही होगा। तभी उसे याद आया कि स्नोवी स्काई गेम्स में स्टाफ की कमी है। आरव के दिमाग में एक बिजली कौंधी, क्यों न विवेक को वहां का ऑफिस डायरेक्टर बना दिया जाए। प्रमोशन भी हो जाएगा, सैलरी भी बढ़ जाएगी और सिस्टम भी खुश रहेगा। सबसे बड़ी बात, ये सल्स से दूर हो जाएगा। आरव ने मन ही मन हिसाब लगाया कि कल जो 7 लाख रुपए एडवांस आने वाले हैं, उन्हें कहाँ ठिकाने लगाना है। ऑफिस का सामान, गेमिंग कंपनी के लिए 3 लाख के नए एर्गोनोमिक चेयर्स और वर्क स्टेशन। कच्चा माल, 3 लाख का एक्स्ट्रा कपड़ा स्टॉक भर लो ताकि पैसा खर्च हो। टीम बिल्डिंग, 1 लाख रुपए की एक भव्य पार्टी पिकनिक ताकि दोनों कंपनियों के लोग एक दूसरे को जान सकें। मुझे तुम पर भरोसा है। अगले दिन सुबह की दौड़ के बाद आरव ने विवेक को केबिन में बुलाया। विवेक पसीने में तरबतर था और उसे डर था कि शायद आरव सर उसे और दौड़ने के लिए कहेंगे। विवेक, बैठो, क्या तुमने कभी प्रमोशन के बारे में सोचा है? आरव ने बहुत ही दयालु लहजे में पूछा। सर, मैं तो मामूली सेल्समैन हूँ, बस मेहनत करके कंपनी के लिए ऑर्डर लाना चाहता हूं ताकि मेरा कमीशन बन सके, विवेक ने ईमानदारी से कहा। नहीं विवेक, मैंने अपनी नई गेमिंग कंपनी के लिए तुम्हें ऑफिस डायरेक्टर चुनने का फैसला किया है।
वहाँ सैलरी भी ज़्यादा होगी, सुविधाएं भी बेहतर होंगी और तुम्हें दिन भर क्लाइंट्स के पीछे भागना भी नहीं पड़ेगा। विवेक हड़बड़ा गया, पर सर, मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, मुझे डायरेक्टर का काम कैसे आएगा? आरव मन ही मन खुश हुआ, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ ना आए। पर बाहर से उसने संजीदगी दिखाए, सीख लेना, इंटरनेट है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, और सच कहूँ तो मुझे नए लोगों पर भरोसा नहीं है। इस पूरी कंपनी में सिर्फ तुम ही हो जिस पर मैं आंख बंद करके यकीन कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें वहां जाना ही होगा। आरव की बातें सुनकर विवेक की आंखें नम हो गईं। आज तक किसी ने उस पर इतना भरोसा नहीं किया था। उसे लगा कि आरव सर उसके असली शुभचिंतक हैं। क्या विवेक सेल्स छोड़कर ऑफिस के काम में फ्लॉप होगा या वहां भी कुछ नया कारनामा कर देगा? अध्याय 25, सोता हुआ ड्रैगन और नन्हा फीनिक्स एक बेमिसाल जोड़ी। आरव सर, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए शुक्रिया। मैं वहां जाकर पूरी कोशिश करूंगा। अगर मैं काम ठीक से नहीं कर पाया तो आप मुझे कभी भी वापस बुला सकते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, विवेक ने कृतज्ञता के साथ कहा। यही हुई ना बात, मन लगाकर काम करना। आरव ने चैन की सांस ली। आखिरकार उसने विवेक को सेल्स डिपार्टमेंट से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल कर ली थी। तो ये तय रहा, आज सुमित को अपना सारा काम सौंप दो, कल मैं तुम्हें तुम्हारी नई कंपनी और नए पद पर ले चलूंगा। सेल्स डिपार्टमेंट का नया शिकार। विवेक के जाने के बाद अक्षरा ताज़ा कॉफ़ी लेकर आए। सर, विवेक भाई के जाने के बाद सेल्स डिपार्टमेंट में सिर्फ एक नया लड़का बचेगा, क्या ये सही रहेगा? कोई बात नहीं अक्षरा, इससे नए लड़के को अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। अगर काम ज़्यादा लगे तो एचआर से कहकर 2 और सेल्समैन रख लो। बस याद रहे, वो फ्रेश ग्रेजुएट्स होने चाहिए, अनुभवी बिल्कुल नहीं। आरव ने कॉफ़ी का घूंट लिया। उसे पता था कि 3 नए लड़के मिलकर भी उतना मुनाफा नहीं कमा पाएंगे जितना अकेला विवेक कमा लेता था। अक्षरा ने सिर हिलाया। उसे लगा आरव सर के पास जरूर कोई दूरगामी सोच होगी जिसे वह अभी समझ नहीं पा रही है। आखिर सर का आज तक कोई फैसला गलत जो नहीं हुआ। नई कंपनी, नई उम्मीदें। अगले दिन आरव विवेक को लेकर कैंगक्सू गैम्स पहुंचा। वहां आकाश गेट पर ही इंतजार कर रहा था। आरव सर, सब लोग मीटिंग रूम में हैं, हम सीधे घोषणा कर सकते हैं, आकाश ने उत्साह से कहा। बहुत अच्छे, आरव ने विवेक की ओर इशारा किया। ये विवेक हैं, कंपनी के नए ऑफिस डायरेक्टर। आकाश ने विवेक से हाथ मिलाया। मीटिंग रूम में सभी विभाग प्रमुखों के सामने विवेक का परिचय कराया गया। वह अब आकाश के बाद कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी था। आरव मन ही मन बहुत खुश था। आकाश के पास घाटा कराने का टैलेंट था और विवेक को गेम्स के बारे में जीरो नॉलेज थी। एक सोता हुआ ड्रैगन आकाश और एक नन्हा फीनिक्स विवेक। ऐसी जोड़ी जहां होगी वहां पैसा डूबना तो निश्चित है। खर्चों की नई लिस्ट। आरव जाने ही वाला था कि उसे कुछ याद आया। आकाश, मैंने देखा कि यहाँ के कर्मचारियों की मेज और कुर्सियां बहुत पुरानी हो गई हैं। ऐसे में काम कैसे होगा? इन सब को बदल डालो। विवेक, तुमने पहले भी फैक्ट्री के लिए फर्नीचर खरीदा था, वही क्वालिटी यहाँ भी मंगवा लो। बिल मुझे भेज देना, मैं पेमेंट कर दूंगा। विवेक ने तुरंत हामी भर दी। वह फर्नीचर खरीदने में माहिर हो चुका था। आकाश भी दंग रह गया, उसने आज तक ऐसा बॉस नहीं देखा था जो बिना मांगे ही ऑफिस का कायाकल्प कर दे। विवेक की कड़ी मेहनत। आरव के जाने के बाद आकाश ने विवेक को कुछ प्रोजेक्ट्स की फाइलें दिखाईं। डायरेक्टर विवेक, ये हमारे आने वाले गेम्स के प्लान हैं, आप इन्हें देख लीजिए और अपनी राय दीजिए। विवेक ने विनम्रता से कहा। आकाश भाई, सच कहूं तो मुझे गेम्स की रत्ती भर समझ नहीं है। अभी के लिए आप अपने हिसाब से काम जारी रखिए, मैं बस यहाँ रहकर चीज़ें सीखने की कोशिश करूंगा। आकाश ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि कहीं नया बॉस आते ही अपनी अतरंगी सलाह न देने लगे। एक्चुअली मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, विवेक ने हिचकिचाते हुए कहा। आकाश फिर से तनाव में आ गया। मैं चाहता हूं कि मैं सीधे कर्मचारियों के साथ बैठूं और देखूं कि वो रोजाना क्या और कैसे करते हैं। क्या इससे उनके काम में कोई खलल पड़ेगा? आकाश मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं सर, आप वहां बैठेंगे तो वो और भी ज़्यादा अनुशासन सुपरविजन के साथ काम करेंगे। विवेक खुश हो गया। उसने मन ही मन संकल्प लिया, आरव सर ने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा जताया है, मैं दिन रात एक कर दूंगा ताकि उनकी गेमिंग कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकूं। कुछ दिन और बीत गए। वर्कशॉप के बाहर आरव अपने कर्मचारियों को सुबह की दौड़ लगाते देख रहा था, लेकिन आज उसने गौर किया कि उनमें पहले जैसा जोश नहीं था। एक दो लोग थके हों तो समझ आता है कि शायद रात को नींद पूरी नहीं हुई होगी, लेकिन आज तो लगभग पूरी टीम सुस्त और बेजान लग रही थी। आरव को दाल में कुछ काला लगा। दौड़ खत्म होते ही उसने आदित्य को पास बुलाया। आदित्य, ये सब इतने थके हुए क्यों दिख रहे हैं? क्या बात है? ओह आरव सर, वो बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सब लोग ओवरटाइम कर रहे हैं, शायद इसलिए आराम कम मिल पा रहा है, आदित्य ने बड़ी सहजता से कहा। ओवरटाइम? पर मैंने तो ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। आरव हैरान रह गया। सर, विवेक भाई के जाने से पहले एक बड़ा ऑर्डर आया था,
मुझे लगा कि अगर इसे जल्दी खत्म नहीं किया तो नए ऑर्डर्स का ढेर लग जाएगा। इसलिए मैंने अपनी मर्जी से कल से ओवरटाइम शुरू करवा दिया ताकि काम समय पर पूरा हो जाए। मैं आपको आज रिपोर्ट करने ही वाला था। आदित्य ने गर्व से अपना सीना चौड़ा किया, जैसे उसने कोई बहुत महान काम किया हो। आरव की भरिकुटियां तन गईं। ये आदित्य भी बड़ा छठा उस्ताद स्लाई फॉक्स निकला। विवेक गया तो अब ये मुनाफा कमाने की फिराक में है। ओवरटाइम यानी ज़्यादा काम, ज़्यादा कपड़े और ज़्यादा मुनाफा। आरव ने सख्त लहजे में कहा, आदित्य, मैं तुम्हारी नीयत समझता हूँ, पर तुम कर्मचारियों के निजी समय का गला नहीं घोंट सकते। कर्मचारी भी इंसान हैं, काम के बाद उनकी अपनी जिंदगी है। किसी को फिल्म देखनी है, किसी को शॉपिंग करनी है, तो किसी को बस घर पर सुस्ताना है। कंपनी के फायदे के लिए हम उनकी आज़ादी नहीं छीन सकते। इसलिए आज के बाद मेरी कंपनी में कोई ओवरटाइम नहीं होगा। आदित्य का सिर शर्म से झुक गया। मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। पर अगर ऑर्डर्स ज़्यादा आ गए तो वर्कशॉप और सेल्स डिपार्टमेंट आपस में बात करें। रोजाना काम की एक लिमिट तय करो और सेल्स वाले उतना ही ऑर्डर लेंगे जितना तुम आराम से बना सको, आरव ने गंभीरता से समझाया। आरव मन ही मन अपनी चतुराई पर मुस्कुराया। वाह, इससे वर्कशॉप का प्रोडक्शन भी कम होगा और सेल्स वालों के हाथ भी बंध जाएंगे। दोनों तरफ से घाटा ही घाटा। कंपनी हॉल में ऐतिहासिक घोषणा। थोड़ी देर बाद गारमेंट फैक्ट्री के सभी कर्मचारी हॉल में इकट्ठा हुए। सब आपस में फुसफुसा रहे थे कि आज सर क्या नया धमाका करने वाले हैं। आरव अक्षरा के साथ हॉल में आया और गला साफ करते हुए बोलना शुरू किया। आज मैंने आप सबको यहाँ ओवरटाइम और काम के घंटों के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। पहली बात, आप लोगों ने कल जो ओवरटाइम किया उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आदित्य उन घंटों का हिसाब रखेगा और आप सबको दोगुनी सैलरी, डबल ओवरटाइम पे दी जाएगी। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। लेकिन आरव ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। मैं ओवरटाइम के सख्त खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूं कि आप काम के घंटों के अंदर ही अच्छी क्वालिटी का काम करें। इसलिए आज से वर्कशॉप में ओवरटाइम पूरी तरह बंद है। दूसरी बात, काम के घंटों में बदलाव। पहले आप सुबह 7 से शाम 6 बजे तक काम करते थे। आज से आपका समय सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगा, जिसमें लंच ब्रेक भी शामिल है। तालियां अब पहले से भी ज़्यादा तेज थीं। पर आरव अभी रुका नहीं था। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, छुट्टियां। मुझे अभी पता चला कि यहाँ महीने में सिर्फ एक छुट्टी मिलती है और अगर आप वो छुट्टी नहीं लेते तो आपको 400 रुपये का अटेंडेंस बोनस मिलता है। क्या ये सच है? अक्षरा ने बगल से सिर हिलाकर पुष्टि की। पुराने मालिक ने ये सिस्टम इसलिए बनाया था ताकि लोग छुट्टी ही न लें। सर, हाँ, यही सिस्टम है, एक कर्मचारी ने भीड़ से चिल्लाकर कहा। आरव ने सिर हिलाया। ये सिस्टम पूरी तरह गलत और अन्यायपूर्ण है। इसलिए मैं इसे तुरंत खत्म कर रहा हूँ। आज से इस कंपनी में 5 डे वर्किंग, 5 डे वर्क वीक लागू होगा। यानी शनिवार और रविवार की छुट्टी। साथ ही सभी सरकारी छुट्टियों, नेशनल हॉलिडेज पर भी ऑफिस बंद रहेगा। और अटेंडेंस बोनस, वो आपकी इन छुट्टियों से नहीं कटेगा। बोनस सिर्फ तब कटेगा जब आप इन तय छुट्टियों के अलावा एक्स्ट्रा लीव लेंगे। घोषणा खत्म होते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे जैसे उन्हें अपने कानों पर यकीन न हो। गारमेंट फैक्ट्री के इतिहास में शनिवार रविवार की छुट्टी, ये तो बड़े बड़े आईटी ऑफिसों में भी मुश्किल से मिलती है। कुछ सेकंड बाद पूरा हॉल शोर और खुशी की लहर से गूंज उठा। कई कर्मचारियों की आंखों में तो आंसू थे। दूसरी फैक्ट्रियों में तो मालिक एक दिन की छुट्टी मांगने पर भी ऐसे चिल्लाते थे जैसे उनका खून मांग लिया हो। और यहाँ आरव सर खुद चलकर 2 दिन की छुट्टी दे रहे थे। क्या आरव की ये छुट्टियों वाली स्कीम कंपनी को दिवालिया बना पाएगी? और जब सिस्टम सेटलमेंट का दिन आएगा तो आरव के पास कितना निजी धन बचेगा? अध्याय 26। क्या मजाक कर रहे हो? वह फैक्ट्री कर्मचारियों को हफ्ते में 2 छुट्टियां दे सकती है। शुक्रिया आरव सर। हॉल में मौजूद हर कर्मचारी ने एक सुर में और पूरी ताकत से चिल्लाकर आरव का आभार व्यक्त किया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, यह आराम आप सबका हक है। आरव ने थोड़ा झेपते हुए हाथ हिलाया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये लोग उसे थैंक यू बोलेंगे। उसका मकसद तो बस इतना था कि ये लोग कम काम करें ताकि फैक्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा घाटे में रहे। एक और बात, आप सब ने कल बहुत मेहनत की। मीटिंग के बाद आप सब घर जाकर आराम कर सकते हैं। चिंता मत कीजिए, आज की छुट्टी पेड लीव मानी जाएगी और आपकी सैलरी नहीं कटेगी। आज शुक्रवार है और कल परसों शनिवार और रविवार की छुट्टी है। इसका मतलब है कि अब हम सीधे सोमवार को मिलेंगे। चलिए, मीटिंग खत्म। हॉल एक बार फिर तालियों की गूंज से भर गया। लोग इतनी जोर से तालियां बजा रहे थे कि शायद उनकी हथेलियां सुन्न हो गई होंगी। आरव के ऑफिस जाने के बाद भी लोग अपनी जगह से नहीं हिले। सबके चेहरों पर हैरानी और अविश्वास के भाव थे। क्या सच में हमारी छुट्टी हो गई? लगता तो यही है, और वो भी लगातार 3 दिन। मुझे चिकोटी काटो यार, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। धीरे भाई, दर्द हो रहा है, खुद को काट ले।
दर्द हुआ, मतलब मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। अक्षरा की नज़र में मसीहा। ऑफिस के अंदर आरव अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गया। पीछे पीछे अक्षरा भी अंदर आए। अक्षरा, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उन्हें भी इस नई पॉलिसी के बारे में बता देना। जी सर। अक्षरा ने सिर हिलाया पर वो वहां से गई नहीं। वह एकटक आरव को देख रही थी। आरव, जो उम्र में उससे बहुत बड़ा नहीं था, दिल का कितना साफ और दयालु था। हफ्ते में 2 छुट्टियां, त्योहारों पर बोनस, पीएफ मेडिकल इंश्योरेंस और काम के बोझ पर अचानक सवैतनिक छुट्टी, पेड लीव। ये सब तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी नहीं कर पाती थीं। आरव ने महसूस किया कि अक्षरा उसे घूर रही है। उसने अपना चेहरा पोंछा। क्या हुआ? कुछ लगा है क्या चेहरे पर? ओह नहीं, कुछ नहीं। अक्षरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह तेजी से अपने केबिन की तरफ भाग गई। पुराने साथियों की मुलाकात। जगदीश, जो फैक्ट्री में काम करता था, कपड़े बदलकर इंडस्ट्रियल पार्क की सड़क पर चल रहा था। आरव सर ने आज की छुट्टी दी थी और अगले 2 दिन भी वीकेंड था, इसलिए उसने गांव जाकर अपने परिवार से मिलने का मन बनाया। वह पिछले 3 महीनों से घर नहीं गया था। गांव पास ही था, पर पुरानी पॉलिसी के हिसाब से छुट्टी लेने पर अटेंडेंस बोनस कट जाता था, जिससे पूरे महीने का बजट बिगड़ जाता था। पर आरव सर के आने के बाद सब बदल गया। जगदीश जैसा 40 साल का आदमी अब पीएफ और बीमा की सुविधा पा रहा था। उसने सोचा कि जब फैक्ट्री की कैंटीन बन जाएगी तो वह अपनी पत्नी को भी यहाँ सफाई कर्मचारी क्लीनर के तौर पर लगवा लेगा। 4,000 की सैलरी, बीमा और पास ही में बन रहा नया डबल रूम वाला हॉस्टल, उनका बुढ़ापा सुधर जाएगा। रास्ते में उसे उसका पुराना साथी रामचंद्र मिला। अरे जगदीश भाई, बड़े सज धज के जा रहे हो, आज छुट्टी है क्या? हाँ भाई, गांव जा रहा हूँ परिवार से मिलने। क्या सूरज पश्चिम से निकला है? तुम तो कभी छुट्टी नहीं लेते। रामचंद्र ने मजाक उड़ाया। मैंने छुट्टी ली नहीं है, बॉस ने खुद दी है, और वो भी 3 दिन की। जगदीश ने गर्व से 3 उंगलियां दिखाईं। रामचंद्र को यकीन नहीं हुआ। लगता है कंपनी डूबने वाली है, इसलिए बिना पगार के घर भेज रहे हैं। तुम्हारा मालिक तो बड़ा चालू निकला। जगदीश को गुस्सा आ गया। चालू होगा तेरा मालिक, हमारे आरव सर महान हैं। ये 3 दिन पेड लीव है और अब से हर शनिवार रविवार की छुट्टी रहेगी, वो भी पूरी पगार के साथ। क्या सच में? रामचंद्र हक्का बक्का रह गया। वह जगदीश को जानता था, वह कभी झूठ नहीं बोलता था। तभी रामचंद्र के एक सहकर्मी ने दूर से आवाज दी, रामचंद्र जल्दी आ, मालिक आ रहा है, काम पर लग जा। रामचंद्र भागते हुए गया, पर उसके दिमाग में जगदीश की बातें घूम रही थीं। उसके साथी ने पूछा, किससे? गप्पे मार रहे थे। एक पुराना दोस्त है, उसकी फैक्ट्री में अब हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी 5 डे वीक मिला करेगी, वो भी पगार काटे बिना। मजाक कर रहा होगा। मैंने 20 फैक्ट्रियों में काम किया है, कहीं संडे की छुट्टी भी मुश्किल से मिलती है, ये सैटरडे संडे की बात कर रहा है। पक्का तुझे पागल बना रहा है। रामचंद्र चुप रहा। वह जानता था कि जगदीश झूठ नहीं बोल रहा, पर उसे ये भी पता था कि फैक्ट्री की दुनिया में ऐसा होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अक्षरा, जल्दी उठो, 7 बजने वाले हैं। अगर अब नहीं उठी तो ऑफिस के लिए लेट हो जाओगी। पूनम ने देखा कि अक्षरा, जो हमेशा काम के लिए जल्दी उठती थी, आज अभी तक सो रही है। उसे डर था कि कहीं अक्षरा की नौकरी पर आंच न आ जाए, इसलिए वह उसे जगाने के लिए बिस्तर के पास भागी। पूनम, तुम उठ गई? अक्षरा ने नींद में डूबी आवाज में जवाब दिया। मेरे उठने से क्या होता है? टाइम देखो, 7 बज गए हैं, भागो वरना बॉस चिल्लाएगा। पूनम ने उसे जबरदस्ती बिस्तर से उठाया और उसके चेहरे के सामने फोन कर दिया। 7 ही तो बजे हैं। अक्षरा ने आंखें मलते हुए कहा। तुम्हें पता है 7 बज गए हैं, फिर भी लेटी हो। ओह, आज मेरी छुट्टी है, मुझे काम पर नहीं जाना। अक्षरा को अचानक याद आया, कल रात वह अपने पार्ट टाइम काम की वजह से देर से लौटी थी, तब पूनम सो चुकी थी, इसलिए उसे छुट्टी की खबर नहीं थी। छुट्टी? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? अस्पताल चलें? पूनम घबरा गई। उसकी नज़र में अक्षरा एक वर्कहोलिक थी जो बीमार हुए बिना कभी आराम नहीं करती थी। उसने अक्षरा का माथा छुआ। बुखार तो नहीं है? नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ, कंपनी ने सबको छुट्टी दी है। अक्षरा ने पूनम का हाथ हटाते हुए मुस्कुराकर कहा। वाह, तुम्हारा बॉस तो बड़ा रहमदिल निकला, उसने तुम्हें 1 दिन का आराम दिया। सिर्फ मुझे नहीं, पूरी कंपनी की छुट्टी है। और सर ने नियम बदल दिया है, अब से हर शनिवार रविवार की छुट्टी डबल ऑफ रहा करेगी। पूनम का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या, एक गारमेंट फैक्ट्री में 2 दिन की छुट्टी? क्या तुम्हारे आरव सर किसी देवता के अवतार हैं? इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? अक्षरा के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई। आरव सर अपने कर्मचारियों का बहुत ख्याल रखते हैं। ओहो, अभी से कंपनी का बचाव शुरू। कहीं तुम्हें उनसे प्यार तो नहीं हो गया? पूनम ने मजे लेते हुए कहा। अक्षरा का चेहरा गुलाबी पड़ गया। कुछ भी मत बोलो। दोनों सहेलियां बिस्तर पर ही एक दूसरे से भिड़ गईं और हंसी मजाक करने लगीं।
थोड़ी देर बाद बिस्तर पर हौंफते हुए लेटी पूनम ने कहा, अक्षरा, जब से तुम उस कंपनी में गई हो तुम बहुत खुश रहने लगी हो। पहले तुम ऐसे खिलखिलाती नहीं थी। अक्षरा ने सोचा शायद ये सच था। 10,000 की सैलरी और आरव सर के दयालु स्वभाव ने उसके सिर से आर्थिक बोझ कम कर दिया था। अब उसे अनाथालय के लिए दिन में 3-3 नौकरियां नहीं करनी पड़ती थीं। आज छुट्टी है तो चलो शॉपिंग चलते हैं। और सुनो, अपने उस महान बॉस को भी खाने पर बुला लो। मैं भी तो देखूं वो कौन है जिसने मेरी सहेली का दिल जीत लिया है, पूनम ने शरारत से कहा। अक्षरा झिझकी, नहीं सर, बहुत व्यस्त रहते होंगे। उनके पास हमारे साथ घूमने का समय कहाँ होगा। अरे पूछने में क्या जाता है, फ़ोन तो करो। अक्षरा ने फ़ोन उठाया। वह पूनम की तरह गपशप के लिए नहीं बल्कि आरव सर को उस वक्त मदद करने के लिए शुक्रिया कहना चाहती थी जब उसे पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आरव की दुखभरी छुट्टी। दूसरी तरफ अपने पुराने शहर वाले घर में आरव बिस्तर पर पड़ा बोर हो रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। कर्मचारियों को छुट्टी देना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। ऑफिस में उसके पास आलीशान गेमिंग चेयर थी, हाई स्पीड इंटरनेट वाला कंप्यूटर था और प्यास लगने पर अक्षरा उसकी असिस्टेंट कॉफ़ी बनाकर लाती थी। एयर कंडीशनर का तापमान भी उसकी मर्जी का होता था। पर यहाँ घर पर न एस बड़ी ही, न कॉफ़ी बनाने वाला कोई और न ही ढंग का वाईफाई। ऑफिस की जिंदगी स्वर्ग थी और ये घर नर्क। कल भी छुट्टी है, मैं कल क्या करूँगा। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमका, अक्षरा। आरव ने घबराकर फ़ोन उठाया। क्या फैक्ट्री में आग लग गई या किसी ने बड़ा ऑर्डर दे दिया। आरव सर नमस्ते, उम्मीद है मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अक्षरा की आवाज़ में घबराहट थी। नहीं, बोलो क्या बात है। वो सर, क्या आप आज फ्री हैं? मैं आपको लंच पर बुलाना चाहती थी। आरव ने एक पल भी नहीं गंवाया। घर की बोरियत से तो अच्छा है कि बाहर निकला जाए। ठीक है, दोपहर का लंच करते हैं। लोकेशन भेज देना। सर, मेरे साथ मेरी एक क्लासमेट भी होगी, क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा। आरव ने तुरंत हिसाब लगाया। कोई बात नहीं, पर याद रहे पार्टी तुम्हारी तरफ से है। जी सर, बिल्कुल। फ़ोन रखने के बाद आरव ने राहत की सांस ली। उसे क्लासमेट से कोई मतलब नहीं था, उसे बस इस बात का डर था कि कहीं उसे बिल न भरना पड़ जाए। उसके पास निजी संपत्ति के नाम पर सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये बचे थे और वह उन्हें बचाकर रखना चाहता था। क्या आरव का ये लंच ब्रेक उसे किसी नई मुसीबत में डालेगा? और क्या पूनम आरव को देखकर अपनी गपशप वाली आग शांत कर पाएगी? अध्याय 27। आरव सर, ये तो फ्रूट बियर है, इसमें अल्कोहल नहीं है। फ़ोन रखने के बाद अक्षरा ने खुशी से पूनम की ओर देखा। वो मान गए। देखा, मैंने कहा था ना कि बस कोशिश करो, और देखो हमने उन्हें लंच पर बुला ही लिया। अब ये बताओ हम क्या खाएंगे। अक्षरा थोड़ी परेशान हो गई। उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह किसी आलीशान होटल में दावत दे सके, लेकिन उसे डर था कि अगर वो किसी साधारण ढाबे पर ले गई तो शायद आरव सर को अच्छा न लगे। उसे याद था कि पिछली बार जब आरव ने कर्मचारियों को पार्टी दी थी तो वे 1 स्टार रेटेड होटल में गए थे। क्यों ना हम हॉटपॉट खाने चलें। स्वाद भी बढ़िया है और खर्चा भी तुम्हारे बजट में रहेगा, पूनम ने सुझाव दिया। क्या ये सही रहेगा? अक्षरा ने झिझकते हुए पूछा। क्यों नहीं, तुमने ही तो कहा था कि सर ने तुम लोगों के साथ वर्कशॉप में बैठकर खाना खाया है। जो इंसान सबके साथ बैठकर साधारण खाना खा सकता है उसे हॉटपॉट से कोई दिक्कत नहीं होगी। शॉपिंग और नया अवतार। लंच से पहले पूनम अक्षरा को मॉल ले गई। वह एक लंबी ड्रेस अक्षरा के सामने रखकर नाप रही थी। ये वाली ड्रेस तुम पर बहुत जचेगी, जाओ इसे पहनकर देखो। पूनम, रहने दो ना, मैंने पहले ही इतनी बदल ली है, अगर कुछ खरीदा नहीं तो सेल से गर्ल बुरा मानेगी, अक्षरा ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। अरे, जब तक पहनोगी नहीं पता कैसे चलेगा कि कैसी लग रही है। चलो अंदर जाओ। पूनम ने उसे ट्रायल रूम में धकेल दिया। थोड़ी देर बाद अक्षरा बाहर आई। उसने एक सुंदर लंबी ड्रेस पहनी थी। वह थोड़ी शर्मा रही थी। पूनम, क्या इसका गला नेकलाइन थोड़ा गहरा नहीं है? अरे, कुछ भी तो नहीं दिख रहा, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके साथ एक नेकलेस होता तो और भी गजब लगती, पूनम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। ड्रेस अक्षरा की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी, वो मासूमियत और ग्लैमर का एक बेहतरीन मिश्रण लग रही थी। अक्षरा ने ट्रायल रूम में चुपके से कीमत देखी थी, 500 रुपये से ज़्यादा। नेकलेस? नहीं बाबा, ये ड्रेस ही 500 की है। इतने पैसों में तो अनाथालय के बच्चों के लिए कितना सारा खाना आ जाएगा। अरे, आज मॉल में डिस्काउंट है, ये तुम्हें 500 से कम में मिल जाएगी, पूनम ने उसे समझाया। सच में? पूनम ने सेल्स गर्ल को बुलाया। डिस्काउंट के बाद कितने की है? मैम, डिस्काउंट काट कर ये ड्रेस आपको 465 रुपये की पड़ेगी। ठीक है, हम ये ले रहे हैं। अक्षरा इसे पहनकर ही जाएगी, बस टैग काट दीजिए। पूनम ने अक्षरा को बोलने का मौका दिए बिना फैसला सुना दिया। वह जानती थी कि अक्षरा खुद पर कभी खर्च नहीं करेगी,
लंच पर मुलाकात। हॉटपॉट रेस्टोरेंट में अक्षरा और पूनम इंतजार कर रही थीं। ठीक 10 मिनट बाद आरव अंदर आया। आरव सर, इधर। अक्षरा ने हाथ हिलाकर इशारा किया। जब आरव करीब आया तो वह अक्षरा को देखकर थोड़ा हैरान रह गया। ऑफिस में उसने हमेशा अक्षरा को फॉर्मल कपड़ों में देखा था, ये पहली बार था जब वह उसे ड्रेस में देख रहा था। अच्छी लग रही है, आरव ने मन ही मन सोचा। सर, ये मेरी क्लासमेट पूनम है। और पूनम, ये मेरे बॉस आरव सर हैं, अक्षरा ने परिचय कराया। नमस्ते। पूनम ने हाथ आगे बढ़ाया। आरव ने शालीनता से हाथ मिलाया। ऑर्डर देने के बाद पूनम ने सहजता से पूछा, सर, क्या आप कार चलाकर आए हैं? नहीं, मैं टैक्सी से आया हूँ, आरव ने जवाब दिया। दरअसल कंपनी की कार वह ऑफिस के घंटों के बाद निजी इस्तेमाल के लिए नहीं चला सकता था, ये सिस्टम का नियम था। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आप थोड़ा ड्रिंक कर सकते हैं। पूनम के ये शब्द सुनते ही अक्षरा ने मेज के नीचे से उसका पैर दबाया। पागल हो गई है क्या? बॉस से ऐसी बात कौन करता है? नहीं शुक्रिया, मैं शराब नहीं पीता, आरव ने तुरंत मना कर दिया। उसे अपनी पिछली हैंगओवर वाली हालत याद थी। अरे सर, तो फ्रूट बियर वाइन मंगवा लेते हैं। ये तो बस एक कोल्ड ड्रिंक की तरह होती है, इसमें बिल्कुल अल्कोहल नहीं होता। मैं और अक्षरा भी अक्सर इसे पीते हैं, पूनम ने जोर देते हुए कहा। सच में अल्कोहल नहीं होता? आरव ने पुष्टि की। बिल्कुल नहीं सर, ये सिर्फ एक ड्रिंक है। ठीक है फिर, आरव ने राहत की सांस ली। अगर नशा नहीं होता तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी। जल्दी आओ, दाईं तरफ से पकाओ। सड़क किनारे एक टैक्सी रुकी। अक्षरा संघर्ष कर रही थी कि आरव को कार से बाहर कैसे निकाले। आरव का पूरा वजन उस पर था, इसलिए उसने तुरंत पूनम को मदद के लिए बुलाया। आए, इसे कहाँ ले जाना है? पूनम ने दूसरी तरफ से उसे सहारा दिया। उस तरफ। अक्षरा ने सागर द्वारा भेजे गए लोकेशन को देखा और इशारा किया। मैंने कहा था ना, बिना बात के इसे ड्रिंक कराने की क्या जरूरत थी? अक्षरा झुंझला उठी। मुझे क्या पता था कि इसकी बर्दाश्त करने की क्षमता इतनी कम है। 2 बोतल फ्रूट बियर भी नहीं थी। मैंने पहली बार किसी को फ्रूट बियर से इतना टल्ली होते देखा है, पूनम मासूमियत से बोली। उसे आरव को नशे में जरूर करना था, पर इस हद तक नहीं। बेचारे ने ठीक से मांस के रोल, मीट रोल्स भी नहीं खाए थे कि ढेर हो गया। पुराने पड़ोसियों की चिंता। सीढ़ियों के पास सागर राशन लेकर आ रहा था, तभी उसने अक्षरा और एक दूसरी लड़की को आरव को लटकाए हुए देखा। वह तुरंत मदद के लिए लपका। अक्षरा जी, क्या हुआ? सागर भाई, सुने, उन्होंने थोड़ा ज्यादा पी लिया, अक्षरा ने शर्मिंदगी से कहा। मुझे दीजिए, सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल होगा। सागर ने आरव को अपने कंधे पर डाल लिया। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। सुनती हो? दरवाजा खोलो। भीतर से चंदा की आवाज आई। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? राशन लेने गए थे ना? जैसे ही दरवाजा खुला, सागर ने आरव की ओर इशारा किया। आरव बेटा नशे में है, जरा इसके लिए नींबू पानी या हैंगओवर सूप बना दो। अरे, ये फिर से पी आया। मना किया था ना कि इससे संभलती नहीं है तो मत पिया करे। चंदा ने बेहोश आरव को देखा और तुरंत रसोई की ओर दौड़ी। भीतर से बर्तन खकने की आवाज आने लगी। ये सुनकर अक्षरा का सिर शर्म से और झुक गया। सादा जीवन, उच्च विचार। सागर आरव को लेकर चौथी मंजिल वाले उसके फ्लैट पर गया। अक्षरा ने आरव की जेब से चाबियां निकाली और दरवाजा खोला। आरव को बेड पर लिटाने के बाद सागर सूप लेने नीचे चला गया। पूनम ने कमरे का मुआयना करना शुरू किया। अरे, तुम ऐसे यहाँ वहाँ क्यों घूम रही हो? ये हमारा घर नहीं है, अक्षरा ने उसे रोका। मैं बस देखना चाहती थी कि इतने बड़े बॉस का घर कैसा होता है। पर ये तो बहुत ही मामूली है, पूनम ने पुराने ढंग के सोफे और कुर्सियों को देखते हुए कहा। अक्षरा ने गौर किया। आरव के पास इतना पैसा था, फिर भी उसका घर इतना साधारण था। शायद ये भी तुम्हारी तरह है, पूनम की आंखों में चमक आ गई। खुद पर 1 रुपया खर्च नहीं करता पर दूसरों के लिए दिल खोल देता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अक्षरा ने मना किया, पर वह सोचने लगी। आरव कर्मचारियों के हॉस्टल में टॉप ब्रांड की चीजें लगवा रहा था, पर उसका अपना घर। सोचो अक्षरा, जैसे तुम अपनी सारी कमाई अनाथालय में दे देती हो और खुद पुराने कपड़े पहनती हो, शायद आरव भी वैसा ही है। वरना इतना अमीर आदमी इस पुराने अपार्टमेंट में क्यों रहेगा? अक्षरा आरव को देखने लगी। उसकी आंखों में अब प्रशंसा और भी बढ़ गई थी। सर कितने महान हैं, खुद सादगी में रहते हैं पर हमें हर सुख सुविधा देते हैं। नीचे की मंजिल पर साजिश। रसोई में चंदा सूप चला रही थी। तुम नीचे क्यों आ गए? अक्षरा को अकेले छोड़ दिया। वो देख लेगी उसे, मैं सूप लेने आया था, सागर ने सीधेपन से कहा। तुम तो बिल्कुल बुद्धू ही रहोगे। अक्षरा पहले से ही उसके साथ काम करती है, उसे फायदा मिल रहा है। अगर वो बार बार उसकी देखभाल करेगी तो उनके बीच भावनाएं, फीलिंग्स जाग सकती हैं। तो बुरा क्या है? दोनों की जोड़ी अच्छी है, सागर उलझन में था। अरे, मैं चाहती थी कि आन्या को आरव से मिलवाऊं, चंदा ने करचूल सागर की तरफ तानी।
उसे अपनी बेटी की चिंता थी। तुम भी ना, आन्या को कितनी बार फ़ोन किया है, वो आती ही नहीं तो हम क्या करें? और हम किसी को आरव के पास जाने से कैसे रोक सकते हैं? ये उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। बच्चों को खुद फैसला करने दो। चंदा ने उसे एक कड़वी नज़र से देखा। बड़ी इंसाफ की बातें करते हो। जब तुम मेरा पीछा कर रहे थे तब तुमने छिपकर मेरे दूसरे चाहने वालों को पिटवाया था, तब कहाँ गया था तुम्हारा इंसाफ? क्या आन्या की एंट्री आरव की लाइफ में तूफान लाएगी? और क्या अक्षरा आरव की इस नकली सादगी को सच मानकर उसके और करीब आएगी? अध्याय 28 अनाथालय की यात्रा। अक्षरा का दूसरा पहलू। तुम्हें इस बारे में पता था? सागर का चेहरा एकदम से सुन्न पड़ गया और वह झेपते हुए हंसा। बिल्कुल पता था। तुमने जिसे छिपकर पीटा था वह मेरे पास आकर रोया था, चंदा ने सूप चलाते हुए कहा। मतलब मैंने उसे काफ़ी नहीं पीटा, वरना उसकी हिम्मत नहीं होती तुम्हारे पास आने की, सागर फुफकार उठा। फिर उसने उत्सुकता से चंदा की ओर देखा। जब तुम्हें सब पता था तो तुमने आखिरकार मुझे ही क्यों चुना? नहीं बताऊंगी। अरे बताओ ना, सच में जानना चाहते हो? चंदा ने मुड़कर देखा। हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि मुझे पता चला कि तुमने उसे पीटा है। उस वक्त मुझे लगा कि तुम बहुत मर्द, मैनली और थोड़े से चालाक, बदमाश, कनिंगली बैड हो। चंदा ने शर्माते हुए अपना सिर झुका लिया। सागर पागलों की तरह बत्ती सी दिखाने लगा। ही, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसे बहुत पहले ही कूट देता। बुद्धू कहीं के। चंदा ने आंखें तरेरी और सूप तैयार करने लगी। सुबह की नई किरण। अगली सुबह आरव ने अपना भारी सिर सहलाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलीं। जैसे ही वह उठने लगा उसे महसूस हुआ कि बेडशीट किसी चीज से दबी हुई है। उसने देखा कि अक्षरा उसके बिस्तर के किनारे सिर टिकाए सो रही थी। ये यहाँ क्या कर रही है? आरव को कल का हॉटपॉट और वो फ्रूट बियर याद आई। शराब नहीं है, नशा नहीं होगा। धत, औरतों की बात पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि आरव जानता था कि गलती उसकी भी थी। उसे स्वाद इतना अच्छा लगा कि वह पीता ही चला गया। अक्षरा की नींद खुली और वह हड़बड़ाकर उठी। सर, आप जाग गए? आरव ने उसे थकी हुई आंखों से देखा और धीमी आवाज में कहा, हाँ, पूरी रात मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अक्षरा भागकर बाहर गई। वहां नन्ही दिया खड़ी थी। अक्षरा दीदी, मम्मी ने नाश्ता भेजा है। अक्षरा ने प्यार से दिया का सिर सहलाया। उसे देखकर अक्षरा को अनाथालय के बच्चों की याद आ गई। अनाथालय की ओर नाश्ता करते वक्त आरव ने देखा कि अक्षरा कुछ सोच रही है। अक्षरा, तुमने रात भर आराम नहीं किया, तुम्हें घर जाकर सो जाना चाहिए। नहीं सर, मुझे आज अनाथालय जाना है। बच्चों के लिए तोहफे भी खरीदने हैं, अक्षरा ने मना कर दिया। क्या मैं मदद करूं? आरव ने सहजता से पूछा। अक्षरा रुक गई। उसे लगा कि इतने सारे तोहफे अकेले ले जाना मुश्किल होगा। सर, अगर आप बिजी नहीं हैं तो क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मुझे सामान उठाने में मदद चाहिए होगी। आरव फौरन मान गया। घर पर बोर होने से तो अच्छा था कि बाहर कहीं घूमा जाए, शायद पैसे खर्च करने का कोई नया रास्ता मिल जाए। रेड हॉट अनाथालय। टैक्सी एक पुराने और जर्जर गेट के सामने रुकी। आरव ने डिक्की से एक एक करके खिलौने, कपड़े और खाने पीने का ढेर सारा सामान बाहर निकाला। आरव ने सीधे खड़े होकर अनाथालय का मुआयना किया। ऊपर एक पुराना सा बोर्ड लटका था जिस पर रेड हार्ट अनाथालय लिखा था, पर उसका पेंट उखड़ चुका था। खेल का मैदान कच्ची मिट्टी का था और वहां लगे झूले सालों पुराने और जंग खाए हुए थे। 3 मंजिला इमारत की हालत भी खस्ता थी। तुम यहीं पली बढ़ी हो? आरव ने अक्षरा की ओर देखा। जी सर, अक्षरा की आंखों में एक चमक थी। यहाँ आना मुझे घर आने जैसा लगता है। अभी वो बात कर ही रहे थे कि अचानक बच्चों का एक झुंड इमारत से बाहर निकला और चिल्लाते हुए गेट की तरफ भागा। अक्षरा दीदी आ गईं, अक्षरा दीदी आ गईं। बच्चों की मासूम खुशी और उस अनाथालय की बदहाली देखकर आरव के दिमाग में कुछ घूमने लगा। क्या ये वही जगह है जिसकी उसे तलाश थी? अक्षरा दीदी आ गईं। बच्चों का शोर पूरे अनाथालय में गूंज उठा। नन्हे मुन्ने बच्चे दौड़ते हुए आए और अक्षरा को चारों तरफ से घेर लिया। दीदी, आप कितने दिनों बाद आए हो? दीदी, हमें आपकी बहुत याद आई। अक्षरा ने प्यार से सबको गले लगाया और तोहफों के ढेर की तरफ इशारा किया। दीदी काम में थोड़ी बिजी थी, देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाई हूँ। बच्चों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वाह, इतने सारे खिलौने, क्या ये सब हमारे लिए हैं? बच्चे खुशी से झूम उठे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बिना पूछे कुछ उठा ले। संस्कार उनकी आंखों में साफ दिख रहे थे। दादी की डांट और आरव का परिचय। अक्षरा, तू आ गई, ये अच्छी बात है, पर यह सब इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? पैसे पेट पर नहीं उगते। एक बुजुर्ग महिला, जिन्हें सब दादी कहते थे, धीरे धीरे चलते हुए आईं। उनके लहजे में डांट थी पर आंखों में ममता। दादी, मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ और ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, ज्यादा पैसे नहीं लगे, अक्षरा ने दादी का हाथ पकड़कर लाड जताते हुए कहा। दादी ने एक ठंडी सांस भरी और बच्चों को आदेश दिया, ओ ए नटखटों,
खड़े खड़े क्या देख रहे हो, ये सामान अंदर ले जाने में मदद करो। जैसे ही बच्चों ने सामान उठाना शुरू किया, दादी की नज़र आरव पर पड़ी। वह उसे ऊपर से नीचे तक परख रही थीं। दादी, ये आरव हैं, ये मेरे बॉस भी हैं। अक्षरा ने बीच में आकर दोनों का परिचय कराया। अच्छा, तो आप ही अक्षरा के बॉस हैं। मेरी बच्ची का ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दादी ने हाथ जोड़कर कहा। उन्हें पता था कि अक्षरा की नई नौकरी की वजह से ही अनाथालय की स्थिति थोड़ी सुधरी है। अरे दादी, आप क्या कह रही हैं? अक्षरा बहुत काबिल है, कंपनी की तरक्की में उसका बहुत बड़ा हाथ है, आरव ने शालीनता से जवाब दिया। अक्षरा का चेहरा ये सुनकर लाल हो गया। वह जानती थी कि वह अभी सिर्फ बेसिक चीज़ें सीख रही है, पर आरव की इस तारीफ ने उसका दिल जीत लिया। पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। दादी खाना बनाने चली गईं और अक्षरा और आरव को बच्चों के साथ छोड़ दिया। तभी एक 5-6 साल की छोटी बच्ची पिंकी आरव के पास आए। दीदी, ये बड़े भैया कौन हैं? पिंकी, ये आरव भैया हैं, ये दीदी के बॉस हैं। अक्षरा ने बैठकर उसे समझाया। बॉस क्या होता है? पिंकी ने अपनी उंगली मुंह में दबाते हुए पूछा। बॉस वो होता है जो दीदी को काम के पैसे सैलरी देता है। पिंकी की आंखें चमक उठीं। सच में? तो आरव भैया, क्या आप मेरे भी बॉस बन सकते हो? आरव मुस्कुराया और उसके घुटनों के बल बैठ गया। क्यों पिंकी, तुम्हें बॉस क्यों चाहिए? ताकि आप मुझे भी पैसे दो और मैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए ढेर सारे खिलौने खरीद सकूं। आरव का दिल पसीज गया। पिंकी, अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी खूब पढ़ाई करो। जब तुम कॉलेज खत्म कर लोगी तब तुम मेरी कंपनी में काम करने आना, ठीक है? पक्का भैया, तो चलो। पिंकी प्रॉमिस करो। बच्ची ने अपनी छोटी सी उंगली आगे बढ़ाई। आरव ने भी अपनी उंगली उसकी उंगली में फंसाई। पिंकी प्रॉमिस, जो मुकरे वो कुत्ता। दोनों ने अंगूठे लड़ाकर वादा पक्का किया। कड़वी हकीकत। कुछ देर बाद अक्षरा आरव को अनाथालय घुमाने ले गई। जब वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो अक्षरा ने बच्चों के सोने का कमरा डॉर्मेट्री खोला। अंदर का नज़ारा देखकर आरव का माथा ठनक गया। कमरा बहुत ही साधारण था, पर बिस्तर लकड़ी के पुराने पलंग टूटे हुए थे। कई बिस्तरों के पायों की जगह नीचे ईंटें लगाकर उन्हें टिकाया गया था। चादरें फटी हुई थीं और दीवारों का पेंट झड़ रहा था। आरव को पता था कि यह अनाथालय गरीब है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि यहाँ बच्चे ईंटों पर टिके पलंगों पर सोते हैं। अचानक आरव की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसने मन ही मन सिस्टम का पैनल खोला। क्या मैं सिस्टम के करोड़ों रुपयों का इस्तेमाल इस अनाथालय के लिए कर सकता हूँ? अगर हाँ, तो ये पैसा बर्बाद करने का सबसे बेहतरीन रास्ता होगा और इन बच्चों की दुआएं भी मिलेंगी। क्या सिस्टम आरव को चैरिटी के लिए पैसे इस्तेमाल करने की अनुमति देगा? क्या आरव इस जर्जर अनाथालय को एक आलीशान महल में बदल देगा? अध्याय 29, चैरिटी और कानूनी पेंच। सिस्टम संदेश। प्रत्येक सेटलमेंट से पहले होस्ट सिस्टम फंड का 10% दान चैरिटी के लिए आवंटित कर सकता है। हालांकि ये राशि मिशन चक्र शुरू होने से 7 दिन पहले चैरिटी खाते में जमा होनी चाहिए। आरव ये जानकर गदगद हो गया कि वह चैरिटी कर सकता है। हालांकि इस बार उसके पास सिर्फ 1 लाख रुपये बचे थे, जिन्हें उसने टीम बिल्डिंग के लिए रखा था। अनाथालय की मदद के लिए उसे अब 3 दिन बाद आने वाले नए फंड का इंतजार करना होगा। आरव, आरव, अक्षरा की आवाज़ से आरव का ध्यान टूटा। वे अनाथालय में खाना खाकर वापस निकल गए। न्याय की कीमत। तिवारी एंड सन्स लॉ फर्म में सीनियर वकील प्रमोद अपनी असिस्टेंट तन्वी पर चिल्ला रहे थे। तन्वी, तुमने जानबूझकर वो केस क्यों हारा? तुम जानती हो उस कंपनी ने हमें कितना मोटा पैसा दिया था। सर, क्या आपने उस घायल कर्मचारी के परिवार की हालत देखी है? उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे सिर्फ मुआवजे की उम्मीद पर जिंदा हैं, तन्वी ने निडर होकर जवाब दिया। वो उसकी गलती थी, उसने सुरक्षा रस्सी नहीं पहनी थी, प्रमोद ने मेज थपथपाए। तन्वी ने नफरत से कहा, कंपनी ने सुरक्षा रस्सियां दी ही नहीं थीं। वो तो एक्सीडेंट के बाद लगाई गई हैं। प्रमोद ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत आदर्शवादी बन रही हो। तो फिर मेरी फर्म छोड़ दो। और हाँ, तुमने जो नुकसान कराया है उसकी भरपाई भी तुम्हें करनी होगी। मेरे पास इस केबिन की रिकॉर्डिंग है जिससे साबित हो जाएगा कि तुमने केस में ढील दी। तन्वी को एहसास हुआ कि उसे फंसाया गया है। उसने प्रमोद को एक आखिरी तिरस्कार भरी नज़र से देखा और फर्म से बाहर निकल गई। गेम अपडेट और टीम बिल्डिंग। सोमवार को आकाश का फ़ोन आया। आरव सर, वो दिव्य हथियार तैयार हैं। इन्हें गेम में कैसे लॉन्च करें? आरव ने अपनी घाटा रणनीति अपनाई। इसे गचा सिस्टम लक बेस्ड ड्रॉ में डालो। जीतने की संभावना सबसे कम कर दो। एक पूरा सेट पाने की कीमत 1 लाख रुपये होनी चाहिए। और हाँ, ये नियम स्क्रीन पर सबसे बड़े अक्षरों में लिखो ताकि कोई इसे खरीदे ही नहीं। आकाश हैरान था। 1 लाख रुपये का हथियार? कोई पागल ही होगा जो इसे खरीदेगा। लेकिन आरव यही तो चाहता था, कोई सेल न हो तो कोई मुनाफा नहीं। और सुनो, मेरे अकाउंट में एक सेट फ्री में डाल देना। कल दोपहर दोनों कंपनियों की टीम बिल्डिंग होगी।
सारा बचा हुआ फंड वहीं खर्च करेंगे। आरव कुर्सी पर पीछे झुक गया। विवेक जा चुका था, नए सेल्समैन शांत थे और टीम बिल्डिंग से बचा खुचा पैसा भी खत्म हो जाएगा। इस बार सेटलमेंट में पक्का नुकसान होगा। उसने सोचा, अरे ओ तुषार भाई, वो बच्चा अभी तक नहीं आया क्या? कितनी देर इंतजार करवाएगा? गिल्ड चैट इंटरफेस पर बदलापुर किंग ने मैसेज टाइप किया। उसने अपने बंदों के साथ पूरे जंगल का चक्कर लगा लिया था, पर उसे स्नोफॉल नाम की आईडी कहीं नजर नहीं आ रही थी। इतनी जल्दी क्या है, अभी एक दिन बचा है। तुषार ने शांति से जवाब दिया, सबको बोलो कि जंगल में ही रहें। जैसे ही स्नोफॉल दिखे मुझे तुरंत खबर करो। आरव का खूनी बदला। दूसरी तरफ आरव अपने ऑफिस में गेमिंग चेयर पर आराम से बैठा था। उसने सोचा कि अब सब काम तो हो ही गए हैं, तो क्यों ना आज अपना बदला पूरा किया जाए। उसने टियानलॉन्ग गेम ओपन किया। जैसे ही गेम शुरू हुआ उसने देखा कि उसके कैरेक्टर ने नए दिव्य हथियार पहन रखे थे। दिखने में तो ये बहुत साधारण थे, पर जब उसने इनके आंकड़े स्टैट्स देखे तो वो पुराने हथियारों से कई गुना ज़्यादा पावरफुल थे। अब आएगा मजा। आरव ने आत्मविश्वास के साथ अपने कैरेक्टर को जंगल की ओर रवाना किया। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा उसे कुछ खिलाड़ी वहां मंडराते हुए दिखे। आरव समझ गया कि तुषार भाई ने जाल बिछा रखा है। बेटा, आ गया तू। तुषार भाई तेरा ही इंतजार कर रहे थे, बदलापुर किंग ने ग्रुप चैट में लिखा। आरव मुस्कुराया, लड़ना है तो लड़ो, बातें कम करो। चैट रूम बंद होते ही दुश्मनों ने उस पर हमला कर दिया। पर इस बार नज़ारा कुछ और ही था। आरव ने जैसे ही अपनी तलवार चलाई, सबसे पहले आने वाला खिलाड़ी एक ही वार में ढेर हो गया। वन शॉट किल। आरव खुद हैरान रह गया। उसकी अटैक पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो किसी भेड़िए की तरह भेड़ों के झुंड में घुस गया। जहां उसकी तलवार चलती वहां लाशें गिरतीं। कुछ ही मिनटों में पूरा मैदान साफ हो गया। कमजोर लोग ये गेम न खेलें। आरव ने विजयी मुद्रा में चैट ग्रुप बनाया, अपनी भड़ास निकाली और तुरंत गेम ऑफलाइन कर दिया। उसे अब कैंटीन का काम देखने जाना था और कल की टीम बिल्डिंग के लिए रेस्टोरेंट भी बुक करना था। अमीरजादे का पलटवार। गेम के अंदर सन्नाटा छा गया था। बदलापुर किंग ने गिल्ड चैट में लिखा, भाई पक्का इस बंदे ने हैक चीट यूज़ किया है। मेरी टॉप लेवल की शील्ड एक वार में टूट गई। तुषार भी यही सोच रहा था। उसे लगा कि गेम अब बर्बाद हो चुका है क्योंकि लोग चीटिंग कर रहे हैं। वह गेम अनइंस्टॉल करने ही वाला था कि तभी एक गिल्ड मेंबर ने एक स्क्रीनशॉट भेजा। भाई, उसने कोई हैक यूज़ नहीं किया। गेम में आज ही नए हथियार लॉन्च हुए हैं, उसने वही पहने थे। तुषार ने फोटो पर क्लिक किया। हथियारों के अटैक और डिफेंस नंबर देखकर उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत गेम स्टोर चेक किया। वहां साफ लिखा था, गारंटीड सेट, 1 लाख रुपये। गिल्ड में शोर मच गया। क्या गेम बनाने वाले पागल हो गए हैं? 1 लाख का हथियार, ये लूट रहे हैं। पर तुषार के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। अच्छा, तो उसने पैसा खर्च करके मुझे हराया है। उसे लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा अमीर है। तुषार के लिए 1 लाख रुपये जेब खर्च के बराबर थे। उसने बिना सोचे समझे गेम में 3 लाख रुपये टॉप अप कर दिए। उसे सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 सेट चाहिए थे, एक अपने लिए और बाकी 2 अपने टॉप गिल्ड मेंबर्स के लिए। उसने गिल्ड चैट में सिर्फ 2 शब्द लिखे, तैयार रहो। पूरा गिल्ड उत्साह से भर गया। सबको पता था कि जब तुषार भाई ये लिखते हैं तो इसका मतलब है कि वो हथियारों की बारिश करने वाले हैं। क्या आरव का महंगा गचा प्लान उसे अमीर बना देगा या गेम पूरी तरह से बंद हो जाएगा? और जब तुषार भाई अपनी नई ताकत के साथ लौटेंगे तो आरव का क्या होगा? अध्याय 30। इस रेस्टोरेंट का बिल थोड़ा कम है। स्नोवी स्काई गेम्स के ऑफिस में डायरेक्टर विवेक, आप अभी अभी कंपनी में आए हैं तो ये घोषणा आप ही कीजिए। कर्मचारियों से मिलने जुलने और तालमेल बिठाने का यह अच्छा मौका है। आकाश ने विवेक की ओर देखते हुए कहा। उसे अभी अभी आरव का मैसेज मिला था जिसमें टीम बिल्डिंग का समय और जगह बताई गई थी। उसने सोचा कि अगर विवेक ये खुशखबरी सुनाएगा तो नए होने के बावजूद कर्मचारियों के बीच उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। आपका शुक्रिया मैनेजर आकाश, विवेक ने मुस्कुराकर कहा। इतने सालों तक बिजनेस चलाने के बाद वह आकाश की नेक नीयत समझ गया था। विवेक ऑफिस के वर्कस्पेस में गया और तालियां बजाईं। सबका ध्यान इधर। कल दोपहर कंपनी की टीम बिल्डिंग एक्टिविटी होगी। समय और जगह की जानकारी ग्रुप में भेज दी जाएगी। वहां मौजूद पुराने कर्मचारी दंग रह गए। टीम बिल्डिंग इस कंपनी में पिछले मालिक के समय तो ओवरटाइम से जान छूटना ही बड़ी बात थी। नए बॉस ने पहले 7,000 वाले एर्गोनोमिक डेस्क चेयर लगवाए और अब पार्टी। कर्मचारी आरव के मुरीद हो गए। लग्जरी बस और आरव का नया घाटा प्लान। अगले दिन दोपहर को कंपनी के बाहर एक बड़ी चार्टर्ड बस खड़ी थी। आदित्य सबको बस में चढ़ा रहा था। आरव ने बस को देखकर संतोष की सांस ली। शहर से ऑफिस दूर है इसलिए बस बुक कर ली। पैसे भी खर्च हुए और कर्मचारियों को आराम भी मिला। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। क्यों ना मैं कंपनी के लिए अपनी एक बस ही खरीद लूं। 10-15 लाख की बस, एक ड्राइवर की सैलरी, पेट्रोल का खर्चा।
वाह, पैसा बर्बाद करने का कितना शानदार तरीका है। मैं सच में बहुत जीनियस हूँ। पार्टी या कन्फ्यूज़न। सब लोग सितारा रेस्टोरेंट पहुँचे। आरव ने पूरे दूसरी मंजिल का बैंक्वेट हॉल बुक कर लिया था क्योंकि गारमेंट फैक्ट्री और गेमिंग कंपनी के मिलाकर लगभग 60 लोग थे। अरे वाह, आरव सो ने तो पूरा फ्लो ही बुक कर लिया। पिछली बार से भी ज़्यादा बड़ा इंतजाम है। आदित्य ने चिल्लाकर कहा, सब लोग अपनी जगह चुन लें। दूसरी तरफ हमारे आरव सो की गेमिंग कंपनी के दोस्त बैठे हैं। आपस में मिलिए, दोस्ती बढ़ाइए और जो कुंवारे हैं उनके लिए तो ये सुनहरा मौका है। ये सुनते ही फैक्ट्री के लड़के किसी भूखे शेर की तरह गेमिंग कंपनी वाली टेबल की ओर लपके, इस डर से कि कहीं देर न हो जाए। आदित्य भी, जो खुद सिंगल था, इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए तैयार हो गया। तभी आदित्य के पास दो लड़कियां आईं। वे दिखने में साधारण पर शालीन थीं। माफ़ कीजिए, क्या यहाँ चांगफैंग क्लोथिंग आरव की फैक्ट्री की पार्टी चल रही है? एक लड़की ने पूछा। आदित्य मुस्कुराया, जी हाँ। आप लोग पक्का स्नोवी स्काई गेम्स से होंगी। आइए आइए। लड़की, जिसका नाम अंजलि था, झेप गई। स्नोवी स्काई गेम्स? अरे नहीं, लगता है हम गलत जगह आ गए। उसने अपनी सहेली तान्या को खींचा और पीछे हटने लगी। तूने तो कहा था यही है। फिर ये लोग किसी गेमिंग कंपनी की बात क्यों कर रहे हैं? तान्या भी उलझन में थी। अक्षरा दीदी ने तो यही पता बताया था। नीचे वेटर से भी पूछा तो उसने भी इसी फ्लो का कहा था। ये सितारा रेस्टोरेंट ही है ना? फिर गड़बड़ कहाँ हुई? आदित्य उनकी बातें सुन रहा था और उसे दाल में कुछ काला लगा। 1 मिनट रुकिए। आदित्य ने तेजी से आगे बढ़कर उन दो लड़कियों को रोका। क्या आपको कुछ और चाहिए? अंजलि ने उलझन में आदित्य को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस अजनबी ने उन्हें क्यों रोका। क्या आप चांगफैंग क्लोथिंग की कर्मचारी हैं? आदित्य ने धीरे से पूछा। जी हाँ। क्या आपको पता है कि हमारी कंपनी की पार्टी कहाँ चल रही है? अंजलि की आंखों में उम्मीद जाग गई। आदित्य ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराया। यहीं चल रही है, आप गलत जगह नहीं आई हैं। दरअसल आरव सो की अब दो कंपनियां हैं, एक गारमेंट फैक्ट्री और दूसरी गेमिंग कंपनी स्नोवी स्काई। आज दोनों की पार्टी साथ में हो रही है। दूसरी लड़की तान्या ने राहत की सांस ली। अक्षरा दीदी ने स्नोवी जैसा कुछ नाम लिया था, पर मैं भूल गई थी। शुक्र है हम सही जगह हैं। अंजलि ने आदित्य को एक तिरछी नज़र से देखा। इस भले दिखने वाले आदमी ने पहले उन्हें डरा दिया था। लगता है आप दोनों नहीं हैं। मैंने आपको पहले ऑफिस में नहीं देखा। आदित्य ने बात आगे बढ़ाई। नहीं, हमें 1 महीना हो गया है। हम कंपनी के अकाउंट्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट में हैं। ऑफिस में जगह कम होने की वजह से हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। अंजलि ने बाल कान के पीछे करते हुए कहा। उसे अभी भी अपनी नौकरी किसी सपने जैसी लगती थी। घर बैठे काम, ऊपर से आवास और भोजन का भत्ता। उसकी सैलरी अब 8,000 रुपये से ऊपर पहुंच गई थी, जबकि दूसरी कंपनियों में इसी काम के लिए 5,000 भी मुश्किल से मिलते थे। आरव की एंट्री और शाही दावत। तभी रेस्टोरेंट के बाहर एक लग्जरी गाड़ी रुकी। आरव और अक्षरा साथ में अंदर आए। जैसे ही वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे, सभी कर्मचारी सम्मान में खड़े हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। विवेक तुरंत आगे आया। आरव सर, आपकी सीट सबसे आगे वाली मुख्य टेबल पर है। आरव ने सिर हिलाया। विवेक को गेमिंग कंपनी में भेजने के बाद से वह काफ़ी सुकून में था। अब फैक्ट्री में ऑर्डर कम हो गए थे और उसे डर नहीं था कि विवेक पीछे से कोई मुनाफा कमा लेगा। विवेक, नए माहौल में मन लग रहा है? आरव ने पूछा। सर, कंपनी बहुत अच्छी है। मैं बहुत मेहनत करूंगा। विवेक भावुक हो गया। आरव को लगा कि चलो, ये बंदा कम से कम शांत तो है। मेज पर खाना सजने लगा। लॉबस्टर, एबालोन, कैवियार। ऐसी महंगी चीज़ें देखकर कर्मचारी दंग रह गए। भाई, ये तो पिछली बार से भी ज़्यादा शाही खाना है। आरव सो जैसा कोई नहीं। आरव शांति से अपना लॉबस्टर खा रहा था। उसने सोचा कि अपनी निजी जेब से तो वह ये कभी नहीं खा पाता, चलो कंपनी के बहाने ही सही। तभी आदित्य अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और चिल्लाया, दोस्तों, आज आरव सो ने इतनी बड़ी पार्टी दी है, क्या उन्हें दो शब्द नहीं कहने चाहिए? पूरा हॉल गूंज उठा। आरव सर, कुछ बोलिए। आरव सर, कुछ बोलिए। आरव ने आदित्य को एक खतरनाक नज़र से देखा। ये छठा भाई भी बड़ा चालू निकला। उसने मन ही मन सोचा। मजबूरन आरव खड़ा हुआ और बोला, आज की पार्टी सिर्फ आप लोगों के आराम के लिए है। शर्माइए मत, जितना मन करे उतना खाए। बस यही कहना था। सबने जोरदार तालियां बजाईं। आरव को खुशी थी कि लोग जितना ज़्यादा खाएंगे, उसका सिस्टम फंड उतना ही कम होगा। बिल की समस्या। कुछ समय बाद आरव नीचे रिसेप्शन पर गया ये देखने की अब तक कितना खर्चा हुआ है। अक्षरा भी उसके पीछे पीछे गई। मैनेजर ने बड़े सम्मान के साथ बिल थमाया। आरव सर, अभी तक का कुल बिल 72,000 रुपये हुआ है। लेकिन आप हमारे वीआईपी कस्टमर हैं, तो हमने आपको 10% का डिस्काउंट दिया है। आपका बिल अब सिर्फ 64,000 रुपये है। आरव के माथे पर बल पड़ गए। क्या डिस्काउंट?
मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए, मुझे खर्चा करना है। उसने तुरंत मेन्यू कार्ड उठाया और उन डिशेस पर उंगली रखी जो सबसे महंगी थीं। ये वाली डिश, ये वाली और ये वाली भी। हर टेबल पर दो दो एक्स्ट्रा भेजो। और सबको सबसे महंगी वाली आइसक्रीम भी सर्व करो। मैनेजर और अक्षरा उसे हैरानी से देखते रह गए। आरव मन ही मन बुदबुदाया, 64,000 में मेरा क्या होगा? मुझे कम से कम 1 लाख के पार जाना है। क्या आरव का महंगा ऑर्डर उसे सेटलमेंट में बचा पाएगा? और क्या फाइनेंस वाली लड़कियां आरव के खातों में कोई गड़बड़ पका पाएंगी?